हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है एक दिन ऐसा आएगा जब गैलेक्सी में एक चमकीला तारा जो कि चंद्रमा से भी ज्यादा चमकीला होगा वो उदय होगा। सूर्य और चंद्रमा जिनका एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, जो रात और दिन में राज करते हैं, वो टूट कर बिखर जाएंगे। तब एक अशांत समय शुरू होगा, हाँ सारा क्रम बिगड़ जाएगा और जो तारे की इच्छा के साथ पैदा होगा वो पूरी दुनिया को पलट कर पूरी दुनिया को सही कर देगा और इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ज्यादा ही घमासान युद्ध चल रहा होता है। तरफ आदमी मरते जा रहे थे, चारों तरफ आदमी बस एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे। और उसी बैटलफील्ड में हमें भाले को दिखाया जाता है जिसे कि एक आदमी चला रहा होता है, अपने सामने आने वाले लोगों को मार रहा होता है। और जो आदमी भाला चला रहा होता है उसको देखते हुए अपना एमसी कहता है, क्या ये ह्योंग नहीं है? क्या ये सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और ये अपनी फिजिक के साथ एक बड़ा आदमी लगता है, लेकिन ये मुश्किल से 16 साल का होगा। मैंने कई लड़ाइयों में देखा है, लेकिन ये लड़का सही में स्ट्रॉन्ग है। वो अपने स्पेयर के साथ में लगातार अटैक्स करता जा रहा होता है, जो भी उसके सामने अपोनेंट आ रहा होता है उस सबको मारता जा रहा होता है। और इस समय उसके स्पेयर से बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश हो रही होती है। दोबारा से अपना एमसी उसको देखते हुए कहता है, देखो क्या देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो सबको यही बता रहा है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो इस तरह के युद्ध के मैदान में मारा जाए। इस समय उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसको फाइट करने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। इस समय जो ह्योंग था वो फाइट करते हुए अपने दांतों को पीसने लगा था। देन वैसे ही अपने भाले को जमीन में पटकते हुए कहता है, मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही थक चुका हूँ। लेकिन अपना एमसी ह्योंग से कहता है, नहीं तुम थके हुए नहीं हो। और जब ह्योंग अपने एमसी की बात सुनता है ध्यान से अपने एमसी की तरफ देखने लगता है। दोबारा से अपना एमसी ह्योंग से कहता है, मैं कैसा दिखता हूँ, उसके बावजूद भी मैं बहुत दयालु व्यक्ति हूँ। मेरे सामने पहले ही दुश्मनों से मेरे हाथ भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी एक साथी की मदद की जो कि खतरे में था। और जब अपना एमसी ये सब कुछ कह रहा था वैसे हमारे एमसी के सामने एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार ये हरामी बच्चा इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है? और ये कह करके वो आदमी हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और अपने एमसी के पास पहुंचकर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम लड़ाई करना नहीं चाहते हो तो मर जाओ। लेकिन वैसे हमें कुछ खून की चींटियों को दिखाया जाता है। और इस समय जो ह्योंग था वो जस्ट हमारे एमसी के पीछे आकर के खड़ा हो चुका था और अपने स्पेयर से आदमी के ऊपर अटैक करके उसको पीछे ढकेल दिया था। दोबारा से अपना एमसी कहता है, देखो मैं सही था, क्यों है ना? और मैंने तुम्हें बताया था मैं जितना दिखता हूँ मैं उससे ज्यादा दयालु हूँ। लेकिन वैसे हमें ह्योंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि कुछ देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। इस समय जो ह्योंग था वो हमारे एमसी की तरफ देख रहा था। इस समय जो हमारा एमसी था वो सबके बीच से होकर के आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन वैसे ह्योंग चिल्लाते हुए एमसी से कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? आखिरकार तुम मेरा ध्यान पहले से ही क्यों भटका रहे हो? आखिरकार तुम ये सब कुछ कर क्या रहे हो? इस नर्क जैसे बैटल फील्ड में तुम बिना किसी वेपन के आखिरकार कर क्या रहे हो? क्या तुम बहादुर हो या फिर तुम एक बेवकूफ हो? अपना एमसी कहता है, वेपन को चलाने से मैं लापरवाह हो जाऊंगा और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा इस्तेमाल करने की कोशिश की जिससे कि किसी को मारा जा सके तो फिर मैं वास्तव में जल्दी मर जाऊंगा। और जब ह्योंग एमसी की बात सुनता है तो अपने मन में कहता है, आखिरकार इस बदमाश को हो क्या रहा है? और ये जो कुछ भी कह रहा है वो निश्चित रूप से पागलपना लगता है, लेकिन मैं इसे इग्नोर क्यों नहीं कर रहा? और जब ह्योंग ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था अपना एमसी आगे बढ़ते हुए दोबारा से ह्योंग से कहता है, तलवार के साथ समय बर्बाद करने की तुलना में मैं उस समय का उपयोग दूसरी चीजों को देखने में करूंगा। ह्योंग कहता है, क्या दूसरी चीजें? आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है? एमसी कहता है, जीतने का एक तरीका। ह्योंग जब ये सुनता है तो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम इस केओटिक मेस में जीतने का रास्ता ढूंढ सकते हो? और जब ह्योंग चिल्लाते हुए कह रहा था ह्योंग के पीछे एक और आदमी ह्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन ह्योंग अपना स्पीयर उसके सर के आर पार कर देता है और उस आदमी को मारने के बाद बहुत ज्यादा स्टाइल में अपने स्पीयर को घुमाता है, जिसकी वजह से उस आदमी को जितना भी उस स्पीयर में खून लगा हुआ होता है हवा में उड़ने लगता है। लेकिन दोबारा से अपना एमसी कहता है, अगर हम पीछे हटे तो हम जीत सकते हैं। ह्योंग अपने मन में कहता है, क्या पीछे हटना? देन ये सोचने के बाद ह्योंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या हमें बलि का बकरा बनाया गया? जब हमारा एमसी ह्योंग की ये बात सुनता है तो वैसे ही रुक करके पीछे ह्योंग की तरफ देखने लगता है और ह्योंग से कहता है, दोबारा से ह्योंग अपने एमसी से कहता है, तुम सही में अमेजिंग हो, शानदार हो। अपना एमसी भी ह्योंग से कहता है, तुम भी वास्तव में शानदार हो। और जिस समय मैंने कहा कि हमें पीछे हटना चाहिए तुमने उसी समय पता लगा लिया कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ह्योंग हंसते हुए कहता है, नहीं मैं तो एक बेवकूफ हूँ और मैं वही नहीं देख पाया मुझे जो देखना चाहिए था क्योंकि मैं लड़ाई में बिजी था। और ये कह करके दोनों लोग एक तरफ देखने लगते हैं। एमसी ह्योंग से कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? ह्योंग कहता है, कमांड बैरक्स के पास। अब जब मुझे जीतने का तरीका पता चल गया है तो अब मुझे जनरल को रिपोर्ट करना चाहिए। एमसी कहता है, शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वहाँ ना जाओ। क्या तुम सोच सकते हो जनरल जैसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, जनरल जैसे हाई रैंकिंग जैसे लोग, वो हम जैसे जवान सिपाहियों की बात सुनेंगे, जवान नौकरों की बात सुनेंगे?
ह्यूंग हंसते हुए कहता है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और ये कहकर के बहुत ज्यादा स्पीड में ह्यूंग वहाँ से जाने लगता है और जब अपना एमसी उसको वहाँ से जाता हुआ देखता है वैसे उसको देखते हुए कहता है, बेवकूफ। और इस समय जो अपना एमसी था वो यहाँ पर अकेले बचा हुआ था और बस ऊपर उस चमकते हुए सितारे की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ज्यादा ही तेजी से चमक रहा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें जनरल का सीन दिखाया जाता है। इस समय जनरल गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या रिट्रीट? हमारा गोल बस हमारे सामने ही है और तुम ये कह रहे हो कि हम लोग वापस चले जाएं, यहाँ से रिट्रीट कर लें? ह्यूंग कहता है, हाँ ये सही है। जनरल दोबारा से कहता है, चलो ठीक है, सबसे पहले तुम मुझे रीजन बताओ कि आखिरकार तुम मुझे ये सजेशन क्यों दे रहे हो वापस लौटने के लिए। ह्यूंग जनरल को बताता है वे बिना रुके बार बार आगे बढ़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो उनकी सेनाएं हैं वो कहीं और भी छुपी हुई होंगी। जनरल हंसते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम लोग उनके द्वारा बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं? क्या तुम सभी लोग इसकी बात सुन रहे हो? एक साधारण गुलाम सैनिक सोचता है कि हम बेवकूफ हैं। ह्यूंग कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। जनरल दोबारा से कहता है, अगर तुम अभी इसी समय अपनी पोजीशन में नहीं गए तो ऑर्डर को ना मानने के लिए तुम्हारा सर कटवा दिया जाएगा। और जब ह्यूंग उस जनरल की बात सुनता है तो ध्यान से बस उस जनरल को देखने लगता है और देन वैसे ऊपर देखते हुए अपने एमसी की बातों को याद करता है और उसको याद करते हुए अपने मन में कहता है, उसने मुझसे कहा था तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वहाँ पर मत जाओ। और क्या तुम ये सोचते हो कि जनरल जैसे हाई रैंकिंग जैसे लोग हमारे जैसे स्लेव सोल्जर्स की बात सुनेंगे? ये सब कुछ सोचने के बाद ह्यूंग वैसे ही कहता है, ये देखते हुए कि आसमान इतना साफ है तो हमें आज रात आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देने चाहिए और मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार कितने लोग होंगे जो उस तारे को देख पाएंगे। इस समय ह्यूंग ने अपने स्पेयर को बहुत टाइटली पकड़ लिया था और बस वो इस समय नीचे की तरफ ध्यान से देख रहा था और दोबारा से हंसते हुए कहता है तो यहाँ जाना है। और ये कहकर के अपने सामने की तरफ भागने लगता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दोबारा से उसी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस समय बस लाश ही लाश चारों तरफ पड़ी होती है, चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। देन वैसे में कुछ मरे हुए आदमियों को दिखाया जाता है। देन उन्हीं मरे हुए आदमियों के बीच से अपना एमसी अचानक से उनके नीचे से आ जाता है और बहुत जोरों जोरों से सांस लेने लगता है। इस समय अपना एमसी उन सब के ऊपर आ चुका था और उन सब से ऊपर आने के बाद आराम से अपने चूतर के बल बैठ जाता है और जोरों जोरों से सांस लेने लगता है। और इस समय अपना एमसी उन सब के बीच, उन सभी मरी हुई लाशों के बीच बस अकेले ही बैठा हुआ था और वहाँ बैठ करके अपने मन में कहता है, कोई भी नहीं है और इस अंधेरे को चीरती हुई केवल लाल रंग की चमकीली बारिश है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देन वैसे ही एक साइड कुछ मूवमेंट होता है। अपना एमसी एक साइड कुछ नोटिस करता है, उसी साइड में देखने लगता है और देखते हुए कहता है, आखिरकार वो क्या है? वैसे ही अपने एमसी को एक हाथ दिखाई देता है कि इसमें मूव करते हुए ऊपर आ चुका होता है, जिसे कि अपना एमसी भी नोटिस कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूंग होता है, जिसे कि अपना एमसी भी ध्यान से देख रहा होता है। इस समय ह्यूंग को उन लाशों के बीच से होकर के निकलने में बहुत ज्यादा ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है और उसको निकलते हुए अपना एमसी भी देख रहा होता है। ह्यूंग भी ऊपर आने के बाद एमसी से कहता है, कितनी राहत की बात है कि तुम भी जिंदा हो, मुझे तुमसे दोबारा से मिलकर काफी अच्छा लगा। और जब अपना एमसी उसकी बात सुनता है तो वैसे ऊपर की तरफ देखने लगता है, लाल चमकीले तारे की तरफ। इस समय वो तारा बहुत ज्यादा तेजी से चमक रहा होता है। जब अपना एमसी उस तारे को देख रहा था वैसे ही ह्यूंग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जो वो आसमान में लाल तारा चमक रहा है कि वो एक सुप्रीम रूलर स्टार है? और लोग ये भी कहते हैं कि जो बच्चा उस तारे की एनर्जी के साथ पैदा होता है उसका सुप्रीम रूलर बनना तय है। और मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि जो दुनिया होगी वो उलट जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस तारे को प्रकट हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं। ये तारा 12 साल से ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जब अपना एमसी उसकी बात सुनता है ह्यूंग से कहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है? आखिरकार ये अनफॉर्चुनेट कैसे हो सकता है? हल्के से स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि मैं उस तारे के अपीयर होने से 3 साल पहले ही पैदा हो चुका था। अपना एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है? ह्यूंग कहता है, काश मैं 3 साल पहले पैदा हुआ होता तो तब मैं सुप्रीम रूलर बनने की कोशिश कर सकता था। और जब अपना एमसी ह्यूंग की बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, सुप्रीम रूलर स्टार, ये चमकीला तारा ये उस साल में दिखाई दिया था जिस साल मैं पैदा हुआ था। देन ये सोचने के बाद अपना एमसी ह्यूंग से कहता है, इसके बारे में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तारा आमतौर पर दिखाई देने के कुछ साल बाद मानव आंखों को दिखाई देता है। ह्यूंग कहता है, जरा रुको, क्या तुम्हें सुप्रीम रूलर स्टार के बारे में पता है? अपना एमसी ह्यूंग से कहता है, तभी लोग कहते हैं कि जो लोग इसकी एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसकी एनर्जी को रिसीव करते हैं, वो केवल उन बच्चों तक ही सीमित नहीं रहते जो बच्चा उस साल पैदा हुआ था जब ये तारा दिखाई दिया था, जब ये तारा अपीयर हुआ था। और बेसिकली यहाँ तक कि 3 साल पहले पैदा हुए बच्चों को भी इसकी एनर्जी को रिसीव करने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि तुम भी सुप्रीम रूलर बन सकते हो। और जब ह्यूंग अपने एमसी की बात सुनता है तो ध्यान से अपने एमसी को देखने लगता है और देन वैसे ही कहता है, क्या सही में? क्योंकि एकमात्र जगह जिससे मैं संबंधित हो सकता हूँ वो मुरीम है और मुझे लगता है कि मेरे लिए
सुप्रीम रूलर बनने की कोशिश करना एक अच्छा विचार हो सकता है। ये कहते ही दोनों लोग एक साथ में उस तारे को देखने लगते हैं। दोबारा से यूंग अपने एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन तुम उन लाशों के अंदर कब छिपे थे? अपना एमसी कहता है, जब तुम चले गए थे तब। यूंग कहता है, इसे क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि उनका सफाया पूरी तरीके से हो जाएगा? अपना एमसी कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा कोई भी जनरल नहीं है जो मेरी बात को सुनेगा कि हम पीछे हटकर जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही थे। तो तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मैंने सोचा था कि बेवकूफों के साथ मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये एहसास तब हुआ था जब तुमने पीछे हटने की बात की थी। और वैसे भी इस गंदे पहाड़ को अपने दुश्मन प्रोटेक्ट करना चाहेगा क्योंकि इसकी सुरक्षा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे वो लोग इतनी बेताबी से बचा रहे हैं। और वो लोग शायद ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोग हमें लुभाना चाहते थे, वो लोग हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। सही में कितना बेवकूफी बना था। उन्होंने ये सोचा कि ये लैंड, ये जमीन बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है क्योंकि यहाँ पर हमारे दुश्मन इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये जगह अच्छी लगी और इसे अपना बनाने के लिए, अपना यहाँ पर झंडा गाड़ने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई करी। इन सभी लोगों की मौतें सिर्फ उस बेवकूफ जनरल की वजह से हुई हैं। खैर, वैसे भी मेरे लिए ये एक अच्छा अवसर बन चुका है। अब मैं अपनी सेना को जोड़ने जा रहा हूँ और अब मैं अपना जीवन अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहूंगा। और जब अपना एमसी उसकी बात सुनता है तो ह्योंग से कहता, क्या तुम भी गद्दार के वंशज हो? इस समय अपना एमसी ये बताना चाह रहा है कि जो ह्योंग है वो गद्दारी करना चाह रहा है एम्परर के अगेंस्ट में। जब ह्योंग अपने एमसी के बात सुनता है तो एमसी से कहता है, तुम सही कह रहे हो, वैसे भी तुम भी तो कर रहे हो, क्यों, है ना? और वैसे भी इससे पता चलता है कि मैं स्लेव सोल्जर बनने के लिए क्यों मजबूर किया गया था। चलो सारी बातें छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? जब अपना एमसी ह्योंग की बात सुनता है तो वैसे ही अपने सर को हिला देता है, साफ साफ अपने सर को हिलाते हुए उसको मना कर देता है। ह्योंग हंसते हुए कहता है, तुम नहीं कह रहे हो, मुझे मना कर रहे हो? अपना एमसी कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। मेरे पास दो लोग हैं जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, इनकी मुझे रक्षा करनी है। मेरी बीमार मम्मी और फिर उनके बाद मेरी बहन, जो कि मेरी मम्मी से भी ज्यादा बीमार है। और जब ह्योंग ये सुनता है तो अपने एमसी से कहता है, चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और ये बहुत अच्छी बात भी है, तुम्हारे पास फैमिली है, तुम अपने फैमिली के पास वापस भी जा रहे हो। और देन ये कहने के बाद फिर वैसे ह्योंग उस चमकदार तारे की तरफ देखने लगता है, ऊपर की तरफ उस तारे को देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास लौटने के लिए तुम्हारी फैमिली है, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। और जब अपना एमसी उसकी बात सुनता है तो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है। वहां से जाते हुए अपने एमसी से कहता है, फिर चलो अब मैं चलता हूँ, तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। और हाँ, वैसे मेरा नाम वुन होय है, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? देन अपना एमसी भी अजीब से मुंह बनाते हुए कहता है, चियोंग यू योंग। अभी से हम लोग अपने एमसी को चियोन बोलेंगे। जब ह्योंग अपने एमसी का नाम सुनता है तो हंसते हुए कहता है, तुमने अपना नाम क्या बताया? देन वैसे अपना चियोन चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुमने नहीं सुना तो भूल जाओ। ह्योंग वहां से जाते हुए हंसते हुए कहता है, मास आखिरकार तुम्हारा ये गुस्सा कैसा है? देन वैसे ही बाइक वहां से एक लंबी सी जंप लगाते हुए कहता है, अगर भाग्य में हुआ तो हम दोबारा मिलेंगे, अब मैं सही में यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते ही जो बाइक होता है वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से जाने लगता है। इस समय जो अपना चियोन होता है वो बस बाइक को वहाँ से जाता हुआ देखता ही रह जाता है। देन वैसे ही चियोन अपने मन में कहता है, वो चला गया और अब सिर्फ ये लाल चमकता सितारा और मैं, हम अकेले बचे हैं, क्योंकि एकमात्र जगह जहाँ मैं रह सकता हूँ क्योंकि वह मुरीम है। मेरे ख्याल से सुप्रीम रूलर बनने का आइडिया मेरे लिए काफी अच्छा होना चाहिए। मुझे भी सुप्रीम रूलर बनने की कोशिश करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा सुप्रीम रूलर बनने की। सुप्रीम रूलर। और मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुप्रीम रूलर बनते हो कि नहीं या कुछ और बनते हो, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। इसी के कपड़ों को दिखाया जाता है। इस समय इन कपड़ों से बहुत ज्यादा ही ऑरा निकल रहा होता है। देन हमें वैसे किसी के बालों को भी दिखाया जाता है। अब वैसे हमें वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है क्योंकि इस समय दूर खड़े होकर के बस अपने एमसी को ही देख रहे होते हैं। इस समय इन दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीस्ट हो रही होती है। वैसे ही अपने एमसी को देखते हुए सफेद कपड़ों वाला आदमी कहता है, इन दोनों में से सुप्रीम रूलर का स्टार कौन है? वैसे ही रेड हेयर वाली लेडी कहती है, वैसे तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन हो सकता है? व्हाइट कपड़ों वाला आदमी कहता है, भाग्य के खिलाफ लड़ने वाला सुप्रीम रूलर नहीं बन सकता? लेडी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। भाग्य का मतलब ये होता है कि तुम अपने डिसीजन के हिसाब से भाग्य के शेप को चेंज कर सकते हो, फिर उसे पकड़ भी सकते हो। और जो लोग इंतजार करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, और जो आगे बढ़ेगा, जो हर एक चीज को तोड़ करके आगे बढ़ेगा, वो इंसान सुप्रीम रूलर का स्टार बन सकता है। अब यहीं पे सीन कट होता है और अब ऐसे ही 11 साल बीत चुके होते हैं। और इन 11 सालों में जो मुरीम अलायंस थी, जिसमें सैकड़ों ऑर्थोडॉक्स सेक्ट शामिल थे, वो एक महान शक्ति के कब्जे में आ गया। और डिमोनिक कल्ट के आसपास घूमने वाली सभी सीमांत ताकतें, सभी फ्रंटियर फोर्सेस डार्क हेवन ग्रुप के साथ जुड़ गईं। और कुछ ही समय बाद जो सेंट्रल प्लेन मुरीम था, जिसका सेंटर मुरीम अलायंस था, और फ्रंटियर मुरीम जिसका सेंटर डार्क हेवन ग्रुप था, इन दोनों ने ही रूल करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हम एक जंगल का सीन
सीन दिखाया जाता है और वहीं पर कुछ लोग झंडे लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं और ये शायद कोई स्क्वाड ग्रुप होता है जो कि इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इस समय यहाँ पर बहुत सारे सामान से भरी हुई गाड़ियाँ घोड़ों के साथ में आगे बढ़ रही होती हैं। वहीं पर हमारा MC भी होता है जो कि कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देन वहाँ पर एक आदमी कहता है, क्या ये वही रास्कल चियोन नहीं है, क्या ये दोबारा से आ गया, ये नीच कुली कमीना फिर से बदतमीजी करने लगा, हंगामा खड़ा कर रहा है। दोबारा से मोटे के पीछे वाला आदमी कहता है, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्क्वाड लीडर को पागल कहने की। अपना चियोन चिल्लाते हुए उनसे कहता है, मैं माउंट आसो के पास से रूट नहीं लेना चाहिए, अगर हम लोग ये वाला रास्ता लेंगे हमें 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। स्क्वाड लीडर के पीछे वाला आदमी कहता है, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने हमें अपनी जेब से 3 दिन का वर्थ दिया था, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, क्या ये सुनने के बाद भी तुम अभी भी कंप्लेंट कर रहे हो। अपना चियोन दोबारा से कहता है, किसी भी तरह से हमें वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। दोबारा से वही आदमी चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ हरामी कहीं के, क्या तुम्हें पता है कि माउंट एसो के पास द एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जो हमारा ग्रुप है बहुत ज्यादा विशियस ग्रुप है 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से, इसीलिए हमारा ये रूट लेना एक सही डिसीजन है। अपना चियोन अजीब समय बनाते हुए कहता है, हाँ शायद तुम इस फैक्ट का आनंद ले रहे होगी, आप यात्रा के पैसे का गबन कर रहे होंगे। मतलब कि यहाँ पर अपना MC ये बता रहा है कि जो पैसेज मनी होता है मनी बैंडिट्स को दिया जाता है, पैसा ये लोग खुद रख रहे हैं, उन्होंने वो पैसा बैंडिट को नहीं दिया है, इसलिए ये लोग ये रास्ता अपना रहे हैं। दोबारा से वही आदमी चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये कह क्या रहे हो। चियोंग दोबारा से कहता है, बर्ड्स अपने खाने की वजह से मरती हैं और इंसान लालच की वजह से। दोबारा से वही आदमी अपने MC के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अब दिखावा कर रहे हो क्योंकि तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो। अपना MC दूसरी साइड सर करते हुए कहता है, हाँ हर किसी की जिंदगी और मौत इस डिसीजन के आधार में लटकी हुई है। बैंडिट दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, और हम लोगों ने भी डिसीजन लिया है कि हम लोग इसी रूट से जाएंगे, इसकी वजह से हम सभी लोग सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। चियोंग दोबारा से कहता है, नहीं तुम सभी लोग मरने जा रहे हो। और जब स्क्वाड लीडर ये सुनता तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, ले हरामी कहीं के, अपना मुंह चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी दिन तुम अपने इसी मुंह की वजह से, ना ज्यादा बोलने की वजह से मारे जाओगे। चियोन वहाँ से जाते हुए कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं अपने इस मुंह की वजह से जिंदा रहूंगा। दोबारा से वो पीछे लगा चिल्लाते हुए कहता है, ये हरामी कहीं का। दोबारा से चियोन कहता है, मैं अपने मुंह की वजह से जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं अपने आप और अपने साथियों को बचा लूंगा इसी मौत की वजह से जिसके ऊपर तुम इतना भड़क रहे हो। और इसी के साथ जो करना है करो, कोई दूसरा रास्ता लो या फिर गोल गोल घूमो, और अगर कुछ भी होता है, कोई भी बात आती है, तो भैया मैंने अपना काम कर दिया, मैंने तुम सबको चेतावनी दे दी है, इसलिए अपने लाइफ का अच्छे से ख्याल रखना। और जब वो गार्ड अपने MC के बात सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं अभी इस हरामी के पिल्ले को यहीं पे काट डालूंगा। लेकिन वैसे मोटा आदमी बोलता है, भूल जाओ, हमारे पास किसी ऐसे आदमी की वजह से समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है जो कि दिखावा करने की कोशिश कर रहा हो, और सूरज डूबने तक हमारे पास 3 घंटे से भी कम समय है। हमें बिना किसी ब्रेक के तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम हम माउंट एसो से हमें 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वैसे ही वो गार्ड भी चिल्लाते हुए कहता है, हम निकल रहे हैं और अब हम लोग बिना किसी ब्रेक के चलते रहेंगे जब तक कि हम लोग माउंट एसो से 50 किलोमीटर दूर ना आ जाएं। और अब सभी लोग वहाँ पर जिसन स्क्वाड एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते लेते आगे बढ़ रहे थे, नारा लगाते लगाते आगे बढ़ते जा रहे थे। और जो वो मोटा आदमी और जब वो गार्ड होता है वो दोनों सबसे आगे चल रहे होते हैं। और जब वो लोग ऐसे आगे चल रहे थे वैसे ही मोटा आदमी चिल्लाते हुए उस गार्ड से कहता है, उनसे तुरंत चुप रहने को कहो। और क्या ये लोग भूल चुके हैं कि हम लोग एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एसओ अलायंस हमें नोटिस ना करे। देन वो गार्ड भी कहता है, यस सर। और फिर दोबारा से वो गार्ड अपने सभी साथियों से कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, हमें बिना किसी साउंड के इस एरिया को पार करना होगा जब तक कि हम माउंट एसओ से कुछ किलोमीटर दूर ना आ जाएं। और अब हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी स्क्वाड टीम आगे बढ़ती जा रही होती है और अभी वो सभी लोग जंगल के बीच से होकर के गुजर रहे होते हैं। और जब वो सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे ही गार्ड पीछे देखने लगता है और पाता है कि जो अपना MC है वो किसी से बात कर रहा होता है। देन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता कि ये लड़का इतनी परेशानी हमारे लिए खड़ी कर देगा तो मैं हमारी जर्नी से पहले ही मैं इसका छुटकारा कर देता। स्क्वाड लीडर कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके साथ लाने के, क्योंकि उसे नए स्क्वाड चीफ ने असाइन किया है। दोबारा से गार्ड मोटे से कहता है, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं और ये भयानक था कि फॉर्मर स्क्वाड चीफ पक्षपात करता रहता है। और मुझे ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा था कि नए स्क्वाड चीफ ने एक कुली बना दिया स्क्वाड चीफ की पोजीशन पे आते ही। लेकिन क्या ये ठीक है हम उसे वे कपड़े पहनने दे? और जब वो मैनेजमेंट पोजीशन पे था तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन एक कुली के लिए उसे ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। स्क्वाड लीडर कहता है, हम लोग उसके कपड़ों को लेकर के कुछ नहीं कर सकते। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है, अपनी चॉइस चुनो, क्या तुम अभी भी इस
स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट में रहना चाहते हो अपनी पोजीशन घटाने के बाद भी, और या फिर तुम रिजाइन करना चाहते हो। जियोन कहता है मैं कुली बनूंगा, मैं पोर्टर बनूंगा। देन उस आदमी से ये कहने के बाद अपने मन में कहता है जब तक नए स्कॉट चीफ ने मेरे बारे में नेगेटिव रूमर्स फैलाए हैं वे ऐसे ही फैली रहेंगी। मैं नौकरी नहीं बदल सकता, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मुझे अपनी बीमार माँ और अपनी बीमार बहन की देखभाल करनी है। ये सोचने के बाद उस स्कॉट चीफ से कहता है बदले में मेरी एक शर्त है। दोबारा से जियोन अपने मन में कहता है अगर मैं अभी इस समय पैसा नहीं कमा पाया तो मैं खाने को टेबल पे नहीं रख पाऊंगा, दवा की तो बात ही छोड़ दो। स्कॉट चीफ कहता है कैसी कंडीशन? जियोन कहता है मैं एक पोर्टर बनूंगा लेकिन मैं स्कॉट के साथ जर्नीज में भी जाऊंगा, मुझे इन कपड़ों को भी पहनने की मुझे अनुमति दीजिए। स्कॉट चीफ कहता है क्या? और अब इसी के साथ दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड कह रहा होता है क्या उसका डिमोशन स्वीकार करने के लिए उसकी शर्त यही थी कि वो इन कपड़ों को पहन सके। स्कॉट लीडर कहता है जिस पर्सन ने उसे ये कपड़े दिए थे वो फॉर्मर स्कॉट चीफ था। फॉर्मर चीफ इसने इसकी लिखावट देखी और इसकी हैंड राइटिंग को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये लड़का लेजेंडरी राइटर वेंगजी का इनकारनेशन है, इसीलिए उसे स्पेशल मैनेजमेंट पोजीशन पे रख दिया। और फिर उन्होंने एक फर्स्ट रेट के दर्जी से जो कि कपड़ों को सिलता है उससे रिक्वेस्ट किया कि इन कपड़ों को बनाए और उन कपड़ों को बनाने के बाद इसे उपहार में दे दिया। और इसीलिए ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि देखने में इतना क्लासिक क्यों दिख रहा था, इसके जो कपड़े हैं सही में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। और जब गार्ड स्कॉट लीडर की बात सुनता है तो अपने एमसी की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन तब भी ये एक बेवकूफ है, अगर ये लो प्रोफाइल रखता और न्यू स्कॉट चीफ को एक्कोमोडेट करता सम्मानित करता तो वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं आता। स्कॉट लीडर कहता है उसने बस कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। और ऐसे ही वो दोनों बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। दोबारा से वो गार्ड सामने देखते हुए कहता है लेकिन माउंट एसो के रिगार्डिंग क्या सब कुछ ठीक रहेगा? स्कॉट लीडर कहता है इसमें निश्चित रूप से खतरा हो सकता है लेकिन तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं पा सकते बिना किसी रिस्क के। दोबारा से गार्ड कहता है लेकिन मुझे अभी भी चिंता हो रही है। स्कॉट लीडर गार्ड से कहता है वांग जुवो की ड्रैगन स्कॉट येलो एस्टेब्लिशमेंट और यंग येन की यंग स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने ही अभी जल्द ही अपनी जर्नी को माउंट एसो से पार किया है, अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट किया है। गार्ड कहता है आधिकारिक तौर पर वे माउंट एसो से आगे निकल गए लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने भी एक दूसरा रास्ता लिया था। स्कॉट लीडर कहता है हाँ तुमने सही कहा लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? फैक्ट तो यह है कि एसो अलायंस उन लोगों का पीछा नहीं करता है जो अपनी टेरिटरी के बाहर दूसरा रास्ता लेते हैं। और अब दोबारा से हमें जियोन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इसीलिए ये खतरनाक है क्योंकि यहाँ पहले से ही दूसरे ग्रुप्स होते हैं जो कि सेम रास्ता ही लेते हैं। जियोन के पास वाला लड़का कहता है मुझे नहीं समझ में आया। जियोन दोबारा से कहता है मैंने स्कॉट लीडर के द्वारा अभी अभी कही गई बातों को सुना लेकिन अल्टरनेट रूट लेने वाले सभी स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट आगे निकलने में सक्षम थे, सभी आगे निकल गए। वही लड़का दोबारा से जियोन से कहता है अगर वो लोग सेफली निकल गए तो हम लोग भी तो जा सकते हैं ना। जियोन अपना दोबारा से कहता है अगर माउंट एसो के बैंडिट्स के नजरिए से सोचें पहले से ही दो ग्रुप्स हैं जिन्होंने अल्टरनेट रूट को लिया जिसकी वजह से वो लोग पैसेज फीस को अवॉइड कर सके और अगर उन्हें इसके बारे में पता चला होगा तो वो बहुत ज्यादा ही फ्यूरियस होंगे। और अगर कोई तीसरा ग्रुप दोबारा से ये सब कुछ करने की कोशिश करे तो फिर तुम क्या करोगे? देन अपने जियोन के बगल वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं उन्हें कम्प्लीटली मसल डालूंगा। लेकिन फिर वैसे उसे कुछ रियलाइज होता है। दोबारा से कहता है क्या हम सभी लोग पूरी तरीके से मसलने वाले हैं? क्या हमें वो लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे? देन ये सब कुछ कह करके अपना सा नीचे करके बस वो लोग आगे बढ़े जा रहे होते हैं। दोबारा से जियोन कहता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जियोन का साथी कहता है प्लीज ऐसा अशुभ ना बोलो। जियोन कहता है तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बस अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। जियोन का साथी पसीने के साथ अपने मन में कहता है आखिरकार ये कैसे ही कह सकता है कि मैं ज्यादा ना सोचूं, मुझे इतना डराने के बाद ये ऐसा कैसे ही कह सकता है। दोबारा से हमें स्कॉट लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है बस एक और घंटा फिर हम लोग इस जगह से निकल जाएंगे, इसीलिए सभी लोग धीरज रखें। देन वैसे में गार्ड को दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ देखने लगता है अपने जियोन की तरफ, फिर वैसे जियोन को देखते हुए अपने दांतों को पीसने लगता है। जियोन से अपने मुंह को मोड़ लेता है गुस्से में, लेकिन इस समय जियोन ने कुछ भी नहीं बोला था, वो बस ध्यान से उस गार्ड को देख रहा था। लेकिन वैसे जियोन का साथी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्कॉट मैनेजर की नसों में चढ़ चुके हो। जियोन कहता है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता जिसकी वजह से वो लोग मुझे नहीं समझ पाए। दोबारा से वही लड़का कहता है हियोंग वैसे तुम क्या क्या कर सकते हो? हियोंग कहता है मुझे नहीं पता, अब से हम अपने हीरो को हियोंग कहेंगे ना। हियोंग कहता है मुझे नहीं पता कि मैं कितना कैपेबल हूँ और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले कभी अपनी लिमिट्स का एक्सपीरियंस नहीं किया। देन ये कहने के बाद अपने मन में सामने देखते हुए कहता है और क्या मुझे कभी अपनी उन लिमिट्स को महसूस करने का मौका मिलेगा? देन ये कहने के बाद हियोंग अपने उस दोस्त की बात याद करता है जिससे कि वो पहले भी मिल चुका है उस घमासान युद्ध में। और देन वैसे ही हंसते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार सडनली मैं उसको क्यों याद करने लगा? और क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सुप्रीम रूलर स्टार 11 सालों से अभी भी वहीं पर है? और क्या वो अभी भी सुप्रीम रूलर बनने का सपना देख रहा है? हमें दोबारा से लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं इस जर्नी के बाद
रिटायर होने के बारे में सोच रहा हूँ। स्क्वाड मैनेजर कहता है क्या सही में? दोबारा से स्क्वाड लीडर कहता है ये द सुप्रीम रूलर स्टार जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे और भी ज्यादा लाल चमकीला होता जा रहा है और मैं तुम्हें ये गारंटी से बता सकता हूँ कि जियांग्यू की हिस्ट्री में वॉर का सबसे खराब दिन आने वाला है। स्क्वाड मैनेजर कहता है क्या आप मुरिम अलायंस और डिमोनिक कल्ट के बीच चल रहे युद्ध की बात कर रहे हो? स्क्वाड लीडर कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो विशियस रूमर्स पहले से ही मेरे कानों में पहुंच चुके हैं और इसका मतलब यह है कि वो लोग पहले ही अलग अलग स्थानों पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ खून का वह समुद्र जो दुनिया को घेर लेगा और जबकि अशांत दिन हीरोज के लिए अवसर है, वे ऐसे दिन होते हैं जिनसे हमारे जैसे सामान्य लोगों को दूर भगाना चाहिए और इसलिए मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी इस जॉब को छोड़ दूं और यही कारण है कि मैं इस यात्रा से जितना ज्यादा फंड हो सके उतना ज्यादा फंड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब स्क्वाड लीडर ये सारी बातें कर रहा था वैसे ही एक तीर आकर के उसके चेस्ट पे लगता है। वैसे ही उस तीर को देखते हुए कहता है आखिरकार मेरे चेस्ट में इतना टाइट क्यों लग रहा है? इस समय स्क्वाड लीडर बहुत तेजी से चिल्लाने लगा था और दिन वैसे ही स्क्वाड लीडर घोड़े से गिरने लगता है और इस समय स्क्वाड मैनेजर भी घोड़े से उतर चुका था और चिल्लाते हुए कहता है स्क्वाड लीडर। नहीं वो घोड़े से नहीं उतरा था, घोड़े के ऊपर ही बैठा है। फिर वैसे अपने सामने देखता है तो बहुत सारे तीरें उसकी साइड आ रही थी और देन वैसे चिल्लाते हुए कहता है क्या ये ऐसो स्ट्रॉन्ग होल्ड है? ऐसो स्ट्रॉन्ग होल्ड आ चुका है, जल्दी से सभी लोग भागो यहाँ से। लेकिन इस समय वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे सभी तीरों की वजह से। उन सभी तीरों को देखते हुए अपना एमसी कहता है अपना ह्योंग कहता है तुम्हें सब कुछ इस तरह आ गया। जब अपना एमसी सब कुछ सोच रहा था मैं दोबारा से बाकी सभी लोगों की तरफ दिखाया जाता है। इस समय एरोस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बाकी सभी लोग बस चिल्लाए जा रहे थे। उन सभी एरोस के लगने की वजह से वहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस घोड़े गाड़ी के पीछे छुप चुके थे और एक घोड़े गाड़ी के पहिए के पास उसी का फ्रेंड डर कर छुपके हुए बैठा होता है। और इस समय जो अपना ह्योंग था पता नहीं वो घोड़े के पास कुछ तो कर रहा होता है और उसको देखने से अभी ऐसा लग रहा था कि मानो उसे उन तीरों से डर ही नहीं लग रहा है। और जो घोड़े गाड़ी के पास लड़का बैठा तो अभी से उसे हम चंपू कहेंगे। जब चंपू अपने एमसी को ये सब कुछ करता हुआ देखता तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है ह्योंग निम आखिरकार तुम कर क्या रहे हो और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एरोस लग सकती है। लेकिन वैसे ही अपना ह्योंग उस घोड़े को आजाद करते हुए कहता है मैं किसी ऐसे बेजान जानवर को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता। चंपू कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो घोड़े की बॉडी में होल गड्ढा हो चाहे ना हो लेकिन तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे गड्ढे हो जाएंगे। अपना ह्योंग कहता है अगर यही मेरी किस्मत है तो होने दो। देन ये कहने के बाद दूसरे घोड़े को भी आजाद कर देता है और देन वैसे ही ह्योंग एक साइड कुछ नोटिस करता है और देन हमें किसी साइड दिखाया जाता है। इस समय उस साइड बहुत ज्यादा तेजी से हवा चल रही होती है। उसी साइड देखते हुए अपना एमसी कहता है तीरों की बौछार आना बंद हो गई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब अपना एमसी ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था वैसे वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। अब हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे लोग एक पहाड़ की चोटी पे आग लेकर खड़े हुए थे। इस समय वो सभी लोग बस वहाँ देख रहे थे जहाँ पर सभी लोग अभी मारे गए थे। जहाँ पर अपने एमसी लोग खड़े थे बस वहीं पर देख रहे थे ध्यान से पहाड़ी पर खड़े होकर के, जिन्हें की अपना ह्योंग भी नोटिस कर लेता है। उन सबको देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है वो लोग इधर ही आ रहे हैं और वो लोग बहुत सारे लोग हैं, वो कम से कम 200 लोग तो होंगे ही। इस समय वहाँ पर जितने भी स्क्वाड एजेंसी के लोग थे सभी लोग ये सब कुछ देख करके घबरा चुके थे और चिल्लाते हुए कहते हैं स्क्वाड लीडर जो एसओ स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, चार्ज कर रहा है, प्लीज हमें अपने ऑर्डर्स दीजिए। वो लोग बहुत ज्यादा ही हम लोग उनसे नहीं जीत सकते। लेकिन इस समय जो स्क्वाड लीडर था वो मारा जा चुका था तीरों की वजह से। जो स्क्वाड मैनेजर था स्क्वाड लीडर के नीचे लेटा हुआ था और उन सभी तीरों से बच चुका था। और देन वैसे स्क्वाड मैनेजर सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है स्क्वाड लीडर पहले ही मर चुके हैं। और जब सभी लोग स्क्वाड लीडर की मरी हुई हालत देखते हैं तो सभी लोग घबरा जाते हैं। देन वैसे घबराते हुए उनमें से एक आदमी कहता है अगर ऐसी बात है स्क्वाड मैनेजर तो अब आपको ही ऑर्डर देना होगा। और जब स्क्वाड मैनेजर इस आदमी की बात सुनता है तो चिल्लाते हुए कहता है ऑर्डर्स गए तेल लेने, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते भागने के अलावा। वहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं वो लोग आ रहे हैं, वो लोग चारों तरफ से आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। स्क्वाड मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है घोड़े गाड़ी के ऊपर आग लगाओ, वो लोग इस सामान के पीछे जिसे हम ले जा रहे हैं और अगर हम लोग घोड़े गाड़ी के ऊपर आग लगा देते हैं तो वो लोग आग बुझाने में बिजी हो जाएंगे और हमारे पीछे कम लोग आएंगे, इसकी वजह से हम लोग भाग करके निकल सकते हैं। और देन वो सभी लोग भी कहते हैं आप सही कह रहे हो। और देन वैसे ही सभी घोड़े गाड़ियों के ऊपर आग लगा देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं वैसे भी ये करो या मरो है। और अब जो स्क्वाड लीडर थे वो भी मर चुके हैं और हमें अपने बस जीने के ऊपर फोकस करना चाहिए। आखिरकार हम इस सामान का क्या ही करेंगे जब हमारी जिंदगियां ही नहीं बचेंगी। ऐसे ही सभी लोग आग लगा रहे होते हैं घोड़े गाड़ियों के ऊपर और सामानों को जला रहे होते हैं। दोबारा से स्क्वाड मैनेजर कहता है जल्दी करो, इस तरफ ज्यादा टॉर्चर नहीं है, इस तरफ ज्यादा लोग नहीं लग रहे हैं, हमें इसी रास्ते की तरफ चलना चाहिए। और जब सभी लोग स्क्वाड मैनेजर की बात सुनते हैं तो वैसे ही उसी साइड जाने लगते हैं। लेकिन वैसे ही जो अपना एमसी यानी कि ह्योंग होता है वो उन सबसे कहता है अगर तुम उधर जाओगे तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। और जब वो सभी लोग ये बात सुनते हैं तो वैसे ही अपने एमसी की तरफ देखने लगते हैं हैरानी के साथ में। समय अपने
एमसी के पीछे काफी लोग खड़े थे जो कि अपने एमसी के साथ में थे। दोबारा से यूंग उन सब से कहता है तुम सभी लोग इस घेरे को तोड़ नहीं पाओगे और अगर तुम लोग कैसे न कैसे करके इस घेरे को तोड़ भी लेते हो तो फिर तुम ज्यादा दूर जाए बिना ही मर जाओगे। स्कॉट मैनेजर कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बस यहीं पर ऐसे ही खड़े खड़े मर जाना चाहिए? यूंग कहता है ऐसे अगर तुम सब लोग उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हो, उन सबसे अगर अपनी जान की भीख मांगोगे तो फिर तब कोई चांस हो सकता है तुम शायद बच जाओ। स्कॉट मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है हरामी के पिल्ले, तू अभी थोड़ा सा भी सीरियस है यहाँ पे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो हमें छोड़ दे। एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड अभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले। यूंग कहता है अगर तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं और मेरे साथ जितने भी कुली हैं यानी कि पॉटर्स हैं, हम सभी लोग यहीं पर रुकेंगे और अपनी जान के लिए भीख मांगेंगे। लेकिन वैसे ही एक पॉटर अपने एमसी से कहता है सुनो हमें भी भागना चाहिए। यूंग कहता है तुम लोग वैसे भी उनसे लड़ नहीं पाओगे। लेकिन इस समय जो स्कॉट मैनेजर की टीम थी, स्कॉट मैनेजर के साथ जितने भी लोग थे वो सभी लोग से जाने लगे थे और चिल्लाते हुए जाते हुए कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम अलग हो गए, जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो, चाहे यहाँ पर रुको और चाहे भाग जाओ। और इस समय जो अपना यूंग था वो बस उन सबको यहाँ से जाता हुआ देख रहा था और उन सबको ध्यान से जाते हुए देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका और ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और देन ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद वहाँ पर जितने भी बचे हुए लोग होते हैं उनसे कहता है ये आग बुझाने में मदद करें, खासकर नंबर 3 घोड़ा गाड़ी को बुझाओ, हमें कैसे न कैसे करके उससे आग बुझानी होगी। वो सभी लोग कहते हैं क्या वही तीसरी घोड़ा गाड़ी जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें रखी हुई हैं? यंग नेम हमें आखिरकार आग को क्यों बुझाना चाहिए? और जिसने आग लगाई थी वो स्कॉट मैनेजर था, वही यहाँ से आग लगा करके भागा है। अपना यंग उन सबसे कहता है एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उन्हें ये सामान चाहिए और वो लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वो लोग हमें यहाँ पर पनिश करना चाहते हैं और अगर वो लोग इस सामान को ऐसे जलता हुआ देखेंगे तो फिर वो लोग और भी ज्यादा तब तक गुस्से में आ जाएंगे। देन जो अपना चंपू होता है वो भागते हुए उन सबसे कहता है तो फिर ठीक है जैसा कि यूंग ने कहा वैसा ही सभी लोग करो, जल्दी करो, नंबर 5 घोड़ा गाड़ी में सभी बकेट्स हैं। और देन वैसे ही सभी लोग नंबर 5 घोड़ा गाड़ी से बकेट्स को निकालने लगते हैं और फिर उन बकेट्स की हेल्प की वजह से सभी घोड़ा गाड़ियों को बुझाने लगते हैं। इस समय अपना यूंग भी यही काम कर रहा था, वो भी घोड़ा गाड़ी पे लगी हुई आग को बुझा रहा था। देन वैसे ही अपना यूंग किसी चीज को नोटिस करता है और एक साइड देखने लगता है। इस समय वो चंपू और बूढ़ा आदमी भी कुछ देख करके हैरान हो चुका था। इस समय उन सबके सामने एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड आ चुका था। वो सभी लोग बस इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। इस समय वो सभी लोग बस ध्यान से इन्हीं घोड़ा गाड़ियों की तरफ देखते हुए बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वैसे ही हमें उनके बीच में खड़े हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस समय बस ध्यान से अपने एमसी को ही देख रहा था, यानी कि अपने यूंग को ही देख रहा था। और इस समय जो अपना यूंग था वो भी बस इस आदमी को ही ध्यान से देखे जा रहा था। और इस समय वो सभी लोग यूंग लोगों के सामने आ चुके होते हैं और उनके सामने आकर के खड़े हो चुके होते हैं और यूंग लोगों ने अभी घोड़े गाड़ी पे जितनी लगी हुई आग थी उनको भी बुझा दिया था। देन वैसे इस स्ट्रॉन्गहोल्ड में से एक आदमी अपने एमसी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तुम सभी लोग अभी यहाँ पर कर क्या रहे हो? अपना यूंग उससे कहता है जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लगी हुई आग को बुझाया है। देन दोबारा से वही ब्राउन कपड़े वाला आदमी कहता है जिन्होंने इसको आग लगाई वो लोग भाग गए और जिन लोगों ने इसे बुझाया वो लोग यहीं पर हैं। अच्छा अच्छा, सही में ये कितना इंटरेस्टिंग है कि तुम लोगों ने 2 ग्रुप्स में स्प्लिट कर लिया और वैसे जो लोग भाग गए हैं वो जल्द ही मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम लोग आग बुझाने की वजह से बच जाओगे। अपना यूंग ब्राउन मैन से कहता है नहीं, हम लोग सरवाइव करेंगे। और जब ब्राउन मैन सुनता है तो वैसे ही कहता है हा हा हा, आखिरकार कैसे तुम लोग सरवाइव करोगे? हम तुम लोगों को मार देंगे। अपना यूंग उनसे कहता है हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आप हमें छोड़ देंगे। ब्राउन मैन कहता है हम लोग तुम्हें किस वजह से छोड़ेंगे? अपना यूंग उनसे कहता है आप लोग हमें इसलिए छोड़ोगे क्योंकि हमारे पास 4 रीजंस हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें बैंडिट्स के बारे में बताया जाता है। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बैंडिट्स स्ट्रॉन्गहोल्ड हैं, लेकिन उनमें से सबसे ताकतवर बैंडिट स्ट्रॉन्गहोल्ड सिर्फ 18 हैं और उन 18 बैंडिट्स स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड्स भी कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्गहोल्ड चीफ होता है वो इन एरियाज के चार्ज में होता है, जिसे कि द 18 ग्रीन फॉरेस्ट चीफ भी कहते हैं। और 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड में से एक जगह ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा विशियस और खतरनाक है। बाकी 17 जगहों को जोड़ा जाए तब भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वो जगह ऐसी जगह है जहाँ पर रूल करता है ग्वांग ह्योल चैंग और वो प्लेस है द एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड। और अब हमें द एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आग के पास बैठे होते हैं और सभी लोग अपनी अपनी आग के पास अपना अपना खाना पका रहे होते हैं। और वहीं पर एक जगह आग के पास जो हमारे एमसी लोग होते हैं, हमारे एमसी के जितने साथी लोग होते हैं उन सबको बांध करके एक जगह बैठाया हुआ था। और इस समय अपना यूंग सामने देखते हुए अपने मन में कहता है क्या द एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड का चीफ वांग है? सॉरी, ग्वांग ह्योल चैंग है। और जैसा कि रूमर्स में बताया गया अगर वो उतना ही खतरनाक उतना ही विशियस है तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं उससे संपर्क कर पाऊंगा? और जब अपना यूंग ये सब कुछ सोच रहा था वैसे कुछ चिल्लाते हुए कहता है एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड चीफ यहाँ पर आ चुके हैं।
हैं। जो चीफ है वो वापस आ चुके हैं और अब हमें एक दरवाजे के पास एक बहुत बड़े फिगर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर अपना एमसी भी हैरान हो चुका था। और अब हमें एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड चीफ को दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा होता है और अपने पीठ के पीछे 3-3 भाले टांगे हुए था और बस अंदर की तरफ आए जा रहा था। और उस एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड चीफ को देखते हुए अपना ह्यूंग कहता है अपने मन में, हमारे पास बचने की जो थोड़ी सी उम्मीद है वो इसके पास्ट पर निर्भर करती है। और इस गुआंग हियोलचोंग ने मिलिट्री में नीचे से शुरुआत की थी और फिर ऐसे ही एकदम से क्लाइम कर गया, जंप कर गया और फिर ये लीडर बन गया 500 लोगों का 500 मैन लीडर। लेकिन रैंक को क्लाइम करते समय ये उसकी लिमिट थी और क्योंकि ये किसी रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करता था और ना ही तो इसका बैकग्राउंड पावरफुल था, इसीलिए वो और भी ज्यादा रैंक पर नहीं चढ़ पाया। और जैसे जैसे ये मिलिट्री प्रोसीजर्स के बारे में बहुत संसाई होता गया तो इसने उसे पीछे छोड़ दिया और फिर कई सेवरल एस्टेब्लिशमेंट्स में काम किया, सेवरल स्क्वाड एस्टेब्लिशमेंट्स में काम किया, लेकिन इनमें से किसी भी स्थान ने लोगों की योग्यता को धोखा देकर आगे बढ़ने से ज्यादा महत्व नहीं दिया। और इसी तरह इसने लास्ट में जो जगह चुनी वो था डेन ऑफ बैंडिट्स, बैंडिट्स का अड्डा, एक ऐसी जगह जहाँ तुम टॉप पर चढ़ सकते हो अगर तुम काफी मजबूत हो तो। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती है, कोई भी चीटिंग नहीं होती है। एंड मेरे और उस व्यक्ति के बीच हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कि कौन ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि क्या अभी भी गुआंग हियोलचोंग में अभी भी क्या वो शिष्टा बची है जो इसके युवा अवस्था में न्याय और अन्याय के प्रति इसके गुस्से, इसके क्रोध को दर्शाती थी। जब ह्यूंग ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही ब्राउन मैन एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड के लीडर से कहता है, आपके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा है, क्या आप घायल हो? गुआंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है? कुछ स्क्वाड वॉरियर की देखभाल करने में इतनी ज्यादा भी मेहनत नहीं लगती। ब्राउन मैन दोबारा से लीडर से कहता है, वो कुछ लोग नहीं थे बल्कि 10 लोग थे और प्लीज अगली बार आप जब भी ऐसे जाएं तो अपने साथ कुछ सब ऑर्डिनेट्स को जरूर लेकर जाएं। लेकिन आप इसके सर को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? जैसे ब्राउन मैन ने ये कहा था वैसे गुआन अपने हथियारों को जमीन पर फेंक देता है, पटक देता है। और देन वैसे ही लीडर यानी कि गुआंग ब्राउन मैन से कहता है, फिर ये लोग कौन है? ब्राउन मैन कहता है, ये लोग पोर्टर्स हैं। और जब गुआंग पोर्टर शब्द सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाती हैं। और देन वैसे ही स्क्वाड मैनेजर का सर जमीन पर पटक देता है और इस समय जो वो सर था वो जस्ट एकदम अपने ह्यूंग के सामने जाकर के गिरा हुआ था, जिससे कि सभी लोग वहाँ पर ध्यान से देखने लगे थे। और इस समय जो अपना ह्यूंग था वो तो बस ध्यान से इस सर को बस देखे ही जा रहा था। दोबारा से बैंडिट का लीडर कहता है यानी कि गुआंग कहता है, इस सर को एक खंबे पर लटका दो और उस खंबे को पहाड़ के आने जाने वाले रास्ते पर चिपका दो, जहाँ से पहाड़ों का एंट्रेंस है वहाँ पर चिपका दो, वहाँ पर उस खंबे को गाड़ दो। ब्राउन मैन हल्का सा घबराते हुए कहता है, मुझे ऐसे लगता है कि आप इसे एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं कि आइंदा कोई भी ऐसी ट्रिक्स ना करे, कोई भी ऐसी ट्रिक्स हमारे साथ ना खेले। गुआंग कहता है, ये मेरा इंटेंट था, ये मेरा गुस्सा था और ऐसा फील होता है जैसा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी भी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे चेहरे जिन्हें काटना है, वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान करने वाले चेहरे नहीं थे, इसीलिए मुझे इसे चुनने में बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ा। लेकिन आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? और मुझे यकीन है कि मैंने ये कहा था कि इन्होंने भी हमारा अपमान किया है, उन सबको मार दो और उनमें से किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो आखिरकार ये सभी लोग जिंदा क्या कर रहे हैं? ब्राउन मैन बैंडिट लीडर से कहता है, जो ये लड़का है ये कह रहा है कि इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए और इन्हें जिंदा जाने देना चाहिए। और इसने ये भी कहा है कि इसके पास 4 रीजंस हैं सरवाइव करने के लिए। मुझे ये बहुत ज्यादा ही दिलचस्प लग रहा था, तो इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर वापस ले आया क्योंकि मुझे लगा कि आप इसे शायद सुनना चाहें। बैंडिट लीडर यानी कि गुआंग कहता है, क्या सही में? व्हाट एन इंटरेस्टिंग फेलो, कितना ये दिलचस्प आदमी है। ब्राउन मैन दोबारा से कहता है, ब्राउन मैन कहता है, और क्यों है ना, आपको भी पता है कि मैं लोगों से कितनी जल्दी प्रभावित हो जाता हूँ और ये लोग कुछ लवली बास्टर्ड थे और मैं इनसे कन्विंस हो गया और इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर ले आया। बैंडिट का लीडर कहता है, हाँ इसके लिए धन्यवाद, तुम कभी कदार कुछ अच्छी सलाह भी दे देते हो। और देन वैसे ही अपनी आंखों को खोलते हुए ध्यान से अपने ह्यूंग लोगों की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी बोलो, ऐसे कौन से 4 रीजन थे जिसकी वजह से हम तुम्हें छोड़ देंगे? और अगर तुम्हारे इस बुलशिट मुंह से एक सिंगल वर्ड भी बुलशिट निकला तो मैं तुरंत ही तुम्हारे मुंह को फाड़ दूंगा। ये सुन के तो अपने एमसी की फट चुकी होती है और उसके पीछे वाले मतलब हमारे एमसी के पीछे वाले जो साथी होती है उनकी तो फट के 64 हो चुकी होती है। देन वैसे अपना ह्यूंग उस कटे हुए सर को देखता है और देन उसको देखने के बाद बैंडिट के लीडर से यानी कि गुआंग से बताता है, जो पहला रीजन है, जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम सब खो दोगे। बैंडिट का लीडर गुस्से में कहता है, तुम लोग वो लोग हो जिसके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है और उन लोगों के संबंध में दुनिया को एक जोरदार और क्लियर मैसेज भेजने में सक्षम होना जो हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं, उन सबको ये मैसेज भेजकर हमें यही चीज हासिल होगी, अपना हुआंग। बैंडिट के लीडर से कहता है, लेकिन अगर उन्हें ये चेतावनी
डरावनी, बहुत डरावनी लगी। तो फ्यूचर में कोई भी माउंट एसो नहीं आएगा। और जब वो दोनों लोग ये बात सुनते हैं तो अपने मन में कहते हैं और ध्यान से अपने एमसी की तरफ बस देखने लगते हैं। दोबारा से अपना हुआंग उनसे कहता है और जिसने सबसे पहले एग्रीमेंट को तोड़ा था वो था जिनसा स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट। और क्या उन्होंने एक भी रुपया दिया था पार करने के लिए माउंट एसो को? लेकिन जब जिनसा स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट दावा करता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो यह अफवाह पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि जो एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अत्याचारी है और इसके साथ काम किया नहीं जाना चाहिए। और ये खबर फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बैंडिट का लीडर कहता है क्या ये र्यूमर्स? हुआंग दोबारा से कहता है कि भले ही उन्होंने पैसे फीस चुकाई हो फिर भी एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड ने उनका सामान चुरा लिया और स्कॉट ग्रुप के सभी लोगों को मार डाला। स्कॉट लीडर चिल्लाते हुए कहता है क्या इस तरह के रेडिकुलस र्यूमर्स? और ये भले ही झूठ हो लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे और तभी स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट अपनी विश्वसनीयता बनाए रख पाएगी। और जबकि एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड पहाड़ों में सारे पहाड़ों के गहराई में अपना बचाव करता है, जबकि जो जिनसा स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरे कॉन्टिनेंट में यात्रा करता है। तो अगर उनके द्वारा बनाई गई अफवाहें फैल गई तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड इससे जितना भी ठुकराने यानी कि डिनाइट करने की कोशिश क्यों ही ना करे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो र्यूमर्स होंगे वो तब भी फैलते रहेंगे। इस समय जो बैंडिट का लीडर था बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। गुस्से में अपने एमसी लोगों से कहता है और अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूं तो अपना हुआंग कहता है तो हम सच को वैसा ही बताएंगे जैसे कि है कि स्कॉट लीडर ने अपना वादा तोड़ा था और इससे स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट की जो रेपुटेशन होगी वो भी बच जाएगी। शायद जो जिनसा स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट हो वो एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड में शांति प्रभाव भी ला सकते हैं और माफी भी मांग सकते हैं। और जब बैंडिट लीडर और जो ब्राउन मैन जब अपनी एमसी की बात सुनता है तो बस वो ध्यान से अपने हुआंग की तरफ देखने लगता है। हुआंग को देखते हुए बैंडिट लीडर कहता है ठीक है अब तुम मुझे दूसरा रीजन बताओ। हुआंग दूसरा रीजन बताते हुए कहता है अपने आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड को पहले ही काफी बड़ी मात्रा में प्रॉफिट दे दिया है, लाभ दे दिया है, काफी बड़ा अमाउंट ऑफ बेनिफिट दे दिया है। ब्राउन मैन भी बैंडिट के लीडर से कहता है इन्होंने घोड़े गाड़ियों से आग को बुझाया था जिनके ऊपर सारा सामान लदा हुआ था, इन्होंने उन सारे सामान को बचा लिया आग लगने से। क्या इन्होंने आग को बुझाया? ब्राउन मैन दोबारा से कहता है हाँ, स्कॉट वॉरियर्स जो वहाँ से भागे थे उन्होंने उन घोड़ा गाड़ियों के ऊपर आग लगा दी थी लेकिन पोर्टर्स ने उस आग को बुझा दिया। बैंडिट लीडर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है ये कुछ खास नहीं है, हालांकि इसमें कुछ समय लगता लेकिन हमारे लोग खुद भी आग बुझा देते। अपना यंग उस लीडर से कहता है आप सही हो, हालांकि वहाँ पर सिर्फ हम ही लोग थे जो उस फायर को उस आग को बुझा सकते थे और जो नंबर 3 घोड़ा गाड़ी में सामान रखा था वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल सामान था, उसमें सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम रखा हुआ था और अगर हम ना होते तो अगर थोड़े समय भी लेट होता तो वो सारा सामान जल करके राख में बदल चुका होता। और जब बैंडिट का लीडर अपने एमसी की बात सुनता है तो स्माइल करते हुए कहता है बच्चे तुम बोलने में तो अच्छे हो। अपना एमसी भी इस समय एकदम सीरियस था और बस ध्यान से बैंडिट लीडर की तरफ देख रहा था। और देन बैंडिट का लीडर दोबारा से अपने एमसी से कहता चलो अब तुम्हारा थर्ड रीजन सुनते हैं। अपना योंग बैंडिट के लीडर से कहता है मैं बताने से पहले कुछ आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप क्लाइंबिंग का सपना नहीं देख सकते हैं? क्या आप और आगे बढ़ने का सपना नहीं देख सकते हैं? 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड के टॉप पे सपना क्या आप देखते हैं कि नहीं? और जब ग्वांग यानी कि बैंडिट्स का लीडर योंग की ये बात सुनता है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। और जब वहाँ के बैंडिट्स लोग योंग की बात सुनते हैं तो वैसे ही अपने मन में कहते हैं आखिरकार ये बक क्या रहा है। इस समय जो बैंडिट्स का लीडर था वो तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुका था, उसकी आंखों से तो अब और आग निकलने लगी थी। और देन ऐसे ही गुस्से में कहता है लड़के क्या तूने मुझसे पूछा कि मैं 18 ग्रीन फॉरेस्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड कार्डिनल चीफ बनना चाहता हूँ या नहीं? ग्वांग कहता है हाँ सही कहा। ग्वांग कहता है पीस ऑफ सीट, तुमने आखिरकार ऐसा कुछ कह ही दिया जिससे अब तुम्हारा मुंह फट जाएगा। जो ग्रीन फॉरेस्ट 18 स्ट्रॉन्ग होल्ड के कार्डिनल चीफ हैं वो मेरे फादर हैं और वो मेरे स्वर्ण फादर हैं। और जो लोग नेक्स्ट कार्डिनल चीफ बनना चाहते हैं, नेक्स्ट कार्डिनल चीफ बनने की लाइन में खड़े हैं, वो लोग मेरे स्वर्ण भाई हैं। लेकिन तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं अपने अपमानित पिता और भाइयों को धोखा देने जैसा गंदी चीज का सपना देखूं? योंग कहता है मैं सोच रहा हूँ कि माउंट एसो की बाहरी हवा कैसी लगती होगी। बैंडिट लीडर कहता है क्या तुम मुझे इस सिचुएशन में अपने साथ बाहर लाने लेकर जाना चाहते हो, मेरे साथ वॉक पे जाना चाहते हो? ब्राउन मैन भी कहता है प्लीज आपको इसके साथ एक बार राउंड पे जाना चाहिए। सही में आज की जो हवा है सही में कुछ ज्यादा ही रिफ्रेशिंग है। इस समय जो बैंडिट लीडर था वो बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलीश कर रहा था और अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए योंग से कहता है ऑलराइट चलो चलते हैं। और क्योंकि पोल पर सिर को दूसरे के सिर से बदला जा सकता है तो जो भी कहना सोच समझ के कहना। इस समय जो अपना योंग था वो भी बस ध्यान से ग्वांग को बस ध्यान से देखे ही जा रहा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें बताया जाता है 30 साल पहले इसी दिन एक आदमी हेवनली डीमन की गुफा में गया जहाँ हेवनली डीमन डिमोनिक कल्ट का अनराइवल्ड हीरो था। उसके पास जो कुछ था वो सब वहीं पर छोड़ गया था और कई मार्शल मास्टर्स ने हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट प्राप्त करने के लिए 500 से भी अधिक वर्षों से उस गुफा तक पहुंचने का चैलेंज लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया, एक भी सक्सेस नहीं हो पाया। कोई भी हेवनली डीमन की
मार्शल आर्ट तक नहीं पहुंच पाया और उन्हें जो मिला था वो थी मौत। लेकिन आज एक आदमी ने फाइनली 500 साल पुराने एक लेजेंड को तोड़ दिया और ये इंसान वो था जो डिमोनिक कल्ट लीडर के साथ ट्रैवल करता था मुरीम के बॉर्डर्स को। ये वो डिमोनिक चैंपियन है जो महान कारनामों को पूरा करने के लिए जाना जाता है, जिसने डार्क हेवन ट्रूप को मजबूत करने में मदद की। द हेवनली डीमन सेवर बाइक वुनहू। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें दोबारा से बैंडिट लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के साथ बाहर जा रहा होता है और बैंडिट्स लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि बॉस उस लड़के के बहकावे में आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा तो तुम बहकावे में आए हो। जब ये बात ब्राउन मैन सुनता है तो वैसे ही कहता है जो इस लड़के के सुपीरियर्स थे वो आग लगा करके भाग गए, लेकिन ये लड़का वहीं रुका और उसने आग को बुझाया और इसी फैक्ट की वजह से ये साफ है कि ये कोई एवरेज बंदा नहीं है। और मुझे नहीं पता कि ये अपने टैलेंट को एक पोर्ट्रेट के रूप में क्यों वेस्ट कर रहा है, लेकिन इसका सर निश्चित रूप से खंबे पर लटकाना एकदम ही बेकार होगा। और देन ये कहने के बाद ब्राउन मैन अपने मन में कहता है अब तक मैंने जिस क्षमता की बात की है, जिस पोटेंशियल की बात की है, शायद ये इसकी वास्तविक क्षमता का छोटा सा हिस्सा हो सकता है, इसकी असली पोटेंशियल का छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इस लड़के में इतना पोटेंशियल हो सकता है कि इतना कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता। और इस समय जो अपना ह्योंग और जो बैंडिट लीडर थे वो लोग एक साथ खड़े हुए थे और सामने के नजारे की ओर देख करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। वैसे में बैंडिट लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी से कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जो पहले 2 रीजंस थे वही इनफ थे तुम्हारी जिंदगी को छोड़ने के लिए। ह्योंग बैंडिट के लीडर से कहता है इसके बावजूद भी ये जरूरी था कि मैं तुमको तीसरा रीजन भी बताऊं। बैंडिट लीडर कहता है अगर तुम ऐसे ही लगातार बड़बड़ाते रहोगे तो सचमुच तुम्हारा सर खंबे में लटक सकता है, क्योंकि तुम्हारे शब्द के आधार पर अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों है ना। ह्योंग बैंडिट लीडर से कहता है अगर यही मेरी किस्मत है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। बैंडिट लीडर कहता है जो तुम कह रहे हो क्या तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन तुम ये सारी ऐसी बातें करके अपनी जिंदगी को ही जान में डाल रहे हो, अपनी जिंदगी को ही जोखिम में डाल रहे हो। ह्योंग बैंडिट लीडर से कहता है क्योंकि मैं देख चुका हूँ। बैंडिट लीडर कहता है तुमने क्या देखा, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। ह्योंग कहता है तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी आंखें मुझे बताती हैं कि तुम्हारे दिल की गहराई में तुम हाई प्लेसेस में उड़ना चाहते हो, तुम और आगे बढ़ना चाहते हो और ऊंचा उड़ना चाहते हो। बैंडिट लीडर अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इन आंखों को देखा है, अगर तुम कुछ भी स्ट्रेंज चीज बोलने की कोशिश करोगे तो मैं ये जरूर श्योर करूंगा कि तुम्हारा जो सर होगा वो तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगा। तो अब बताओ तीसरा रीजन क्या था। ह्योंग कहता है मेरी एक कंडीशन। तीसरा रीजन बताने से पहले बैंडिट लीडर कहता है क्या एक कंडीशन, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं उस कंडीशन को फुलफिल करूंगा, कि मैं तुम्हारी उस कंडीशन को पूरा करूंगा, और अगर तुम मेरे कहने के बावजूद भी जारी रखने वाले हो तो इसे तुम जारी रख सकते हो। ह्योंग कहता है अगर हम इस तरह वापस गए तो हमें जिनसा एस्कॉर्ट एस्टेब्लिश एजेंसी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब तक हमारे पास जिंदगी है हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि कोई भी एस्कॉर्ट एस्टेब्लिशमेंट ऐसे पोर्टर्स को काम पर नहीं रखना चाहेगा जो अपने जीवन के बदले में बिना किसी रेजिस्टेंस के सामान छोड़ दे, सामान वापस कर दे। बैंडिट लीडर कहता है तो तुम अपनी जान के साथ साथ कुछ सामान को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो। ह्योंग कहता है अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं जी पाएंगे, और इसके बाद फिर हम लोग और भी ज्यादा मिसरेबल लाइफ से गुजरेंगे, और भी ज्यादा दयनीय जीवन का सामना करना पड़ेगा। और अगर मैंने जो कहा है आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो मुझे आशा है कि आप हमें स्क्वाड मैनेजर और स्क्वाड वॉरियर की लाश से वापस ले जाने की अनुमति देंगे, और मुझे यकीन है कि इनकी फैमिली जरूर सराहना करेंगे, जरूर तारीफ करेंगे, चाहे भले ही ये मर चुके हैं तब भी। बैंडिट लीडर भी कहता है अगर तुम अपने साथियों की लाशें वापस लेकर जाओगे तो फिर जो स्क्वाड एस्टेब्लिशमेंट होगा वो तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। ह्योंग बैंडिट के लीडर से कहता है हाँ आपने सही कहा। बैंडिट लीडर ह्योंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सुप्रीम रूलर के स्टार के बारे में पता है, और क्या तुम ये बात जानते हो कि बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो लोग द सुप्रीम रूलर स्टार बन जाए। और वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम भी सुप्रीम रूलर स्टार बनने की सोचते हो, क्या तुम भी सुप्रीम रूलर का स्टार बनना चाहते हो। अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना ह्योंग अपने मन में कह रहा होता है क्या तुम भी सुप्रीम रूलर स्टार बनना चाहते हो। ये वो था जो ग्वांग योलचन ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि अभी उसका जवाब देने में बिल्कुल ही कैपेबल नहीं था, क्योंकि ऐसा सोचना उन लोगों के लिए विलासिता लग्जरी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अपनी किस्मत खुद बनाने की कोशिश करने की बात तो छोड़ ही दो। जीवन की शुरुआत पहले से ही कठिन है, और आखिरकार हमारे पास अपने देखने की ताकत कैसे ही होगी। और मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं हर दिन सेफली से गुजार सकूं, कल भूखा ना रहने के लिए। जब मैंने उसे तीसरा रीजन बताया मैंने तब महसूस किया था कि ग्वांग का दिल जोरों से धड़क रहा था, और उसके जो एम्बिशंस थे वो उसके दिल की गहराई में बंद थे, और मैं जो उससे बात कर रहा था वो उससे मोहित होना शुरू हो गया था। और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये शायद मेरी किस्मत ही है जो मैं ग्वांग योलचन से मिला। मैं थोड़ा
बड़ा उत्सुक हूँ कि मेरी वजह से उसके भाग्य में किस तरह के बदलाव आएंगे। और अब दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। हमें दोबारा से उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैंडिट्स का लीडर रहता है। वहीं पर ग्वांग कह रहा होता है कि मैंने उससे कहा था कि ग्रीन फॉरेस्ट का कार्डिनल चीफ बनना इम्पॉसिबल है। ब्राउन मैन कहता है आखिरकार आपने ऐसा क्यों कहा था। दोबारा से बैंडिट का लीडर कहता है क्या तुम्हें अभी पहले से नहीं पता है, मैं अपने स्वर्ण ब्रदर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बॉर्डर से बहुत दूर है। ब्राउन मैन कहता है क्या इसी वजह से बाकी लोग आपसे सावधान नहीं है। बैंडिट लीडर कहता है हाँ यही उस बच्चे ने भी कहा था, लेकिन उसके तीसरे रीजन में सॉल्यूशन भी था। उसने कुछ ऐसा कहा था जिससे केवल मुझे ही पता होना चाहिए। ब्राउन मैन कहता है उसने क्या कहा था आपसे। बैंडिट लीडर लेग पीस खाते हुए कहता है उसने कहा था कि 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड सभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसने ये भी कहा था कि अगर मेरे सभी भाई स्वर्ण ब्रदर्स एक दूसरे के साथ ऐसे ही अगर फियर्सली रहेंगे तो फिर जो ग्रीन फॉरेस्ट होगा वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, वो 2 साइड्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं अपने 2 स्वर्ण भाइयों से कहूँ कि वे एक कदम पीछे हटे और एक दूसरे को सहन करें, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड से लगभग कोई भी सावधान नहीं है। वे मेरी बात सुनेंगे और इसके बाद जो हमारे एसओ स्ट्रॉन्ग होल्ड की वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो ताकत में बदल जाएगी। ब्राउन मैन कहता है हाँ वो सही कह रहा है, अगर जैसा वो बोल रहा है अगर आप वैसा करते हो तो सभी लोग आपकी तरफ देखेंगे। बैंडिट का लीडर कहता है हाँ उसने भी एकदम ऐसा ही बोला था कि मैं अपने स्वर्ण ब्रदर्स को स्टेप डाउन और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए कहूँ डिवीजन के बजाय। एक मौका मुझे भी जरूर मिल सकता है और अगर ऐसा अवसर मुझे मिलता है तो मुझे उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसको सुनने के बाद मुझे एकदम अलग ही लग रहा था, लेकिन मेरे दिल ने बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। मैं अपने आप को जितना भी शांत करने की कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसने इसे पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया है। जो एम्बिशन मेरे अंदर छुपा हुआ था उस लड़के ने पूरी तरह से उसमें गड़बड़ कर दी है। ब्राउन मैन कहता है तो क्या आप उससे लाशों को इकट्ठा करने दोगे और उन्हें एक गाड़ी के साथ भेज देंगे। बैंडिट दोबारा से कहता है उसका नाम चियोन रियो योंग था। हाँ यही इसका नाम था। सडनली आप उसका नाम मेंशन क्यों कर रहे हो। बैंडिट लीडर ग्वांग कहता है उसने मुझसे अपना नाम याद रखने के लिए कहा था और उसने कहा था कि एक दिन वो भी मुझे बचाने वाला हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि लाइफ में क्या हो सकता है। और क्या पता जब हम लोग अगली बार मिले तो शायद हमारी पोजीशन क्या पता स्विच भी हो सकती है, बदल भी सकती है। और अब हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब चियोन बैंडिट लीडर से कह रहा होता है कि अगर हम लोग अगली बार मिले क्या पता शायद हमारी भी जगह बदली हो, क्या पता मैं तुम्हारी जगह हूँ तुम मेरी जगह हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं डेफिनेटली तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो इसीलिए ये मेक श्योर जरूर करना कि तुम मेरा नाम कभी मत भूलना। यही मेरा 4th रीजन है। और ये सुनकर तो बैंडिट लीडर की भी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। देन अपने दांतों को पिसने लगता है और फिर वैसे ही जोरों जोरों से हंसने लगता है। और देन वैसे ही हंसते हुए कहता है मुझे उस समय बहुत हंसी आएगी, और एक बात और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर मुझे ग्रीन फॉरेस्ट पर चार्ज मिल गया तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा। और ये कहकर के वही आदमी हंसने लगता है। इस समय जो अपना हीरो था तो बस उसको देखे ही जा रहा था ध्यान से। और अब दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैंडिट लीडर कह रहा होता है जो मुरीम अलायंस और डेमोनिक कल्ट के बीच जो वॉर चल रही है वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और ये जल्दी ही एक पूर्ण युद्ध में बदलने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो ग्रीन फॉरेस्ट को एक साइड चुननी होगी, और अगर ऐसी सिचुएशन में भी ग्रीन फॉरेस्ट सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकारी के लिए लड़ता रहा तो हम खुद भी मुश्किल दौर में फंस सकते हैं। और इसीलिए यही वजह है कि ग्रीन फॉरेस्ट को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। और अगर मैं उसके सेंटर में खड़ा हो सकता हूँ तो फिर मैं अगले कार्डिनल चीफ बनने के लिए दूसरे उम्मीदवारों के बीच सबसे बेहतर स्थिति में रहूंगा। और ये बात भी मुझे उस लड़के चियोन ने बताई थी। ब्राउन मैन कहता है हमें उसे दूर नहीं भेजना चाहिए, हमें उसे पकड़ कर रखना चाहिए था और उसे यही जगह देनी चाहिए थी। बैंडिट लीडर ग्वांग कहता है वो ऐसा लड़का नहीं है जो सिर्फ इसीलिए रुकेगा क्योंकि हमने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है और वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है जिसे कि इस जैसी एयर स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट हैंडल कर सके। मैंने उसके सर के ऊपर क्रिम्सन सुप्रीम रूलर स्टार को साइन करते हुए देखा था। और क्या तुम जानते हो कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था। मैं उस समय सिर्फ ये सोच रहा था कि ये पर्सन सुप्रीम रूलर स्टार के लिए सिलेक्ट हो चुका है। वास्तव में सुप्रीम रूलर स्टार चियोन रियो योंग हो सकता है। अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें डीमन की केव का सीन दिखाया जाता है और इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी चारों तरफ फैल रही होती है। ये सारी एनर्जी निकल रही होती है बाइक वनहो की बॉडी से। इसमें बहुत ज्यादा ही डेंस अमाउंट लगातार बस बाइक वनहो की बॉडी से बस एनर्जी निकलती ही जा रही थी। इस समय बाइक वनहो अपनी आंखों को बंद करके बस कल्टीवेट कर रहा था। इस समय बाइक वनहो के चारों तरफ एक ड्रैगन घूमने लगा था और देन वैसे ही अपनी एनर्जी से भरी हुई आंखों को खोलता है और अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में कहता है मैं हमेशा से ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मुझे हमेशा निराशा ही हाथ में आई है। जैसे कि मेरा जन्म 3 साल पहले
पहले ही हो गया। उस तारे के आने से पहले ही मेरा जन्म हो गया। और उस समय मुझसे उसने कहा था जब एक तारा बनता है, जब एक स्टार फॉर्म होता है, तो उसके फॉर्म होने के कुछ साल बाद ह्यूमंस उस तारे को देख पाते हैं। तारे के दिखने से 3 साल पहले के सभी लोग एक्चुअली में वो लोग उस तारे की एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, सुप्रीम रूलर बन सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी थी, मैंने वैसे ही फैसला ले लिया था कि मैं एक स्लेव सोल्जर जैसे भाग्य से बचने के लिए, भाग्य से निकलने के लिए, भाग्य से निकल कर मैं बनूंगा द सुप्रीम रूलर। इस समय जो बाइक वनहू था वो बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलीश कर रहा था। इस समय बाइक वनहू के चारों तरफ एक एनर्जी से भरा हुआ ड्रैगन घूमता जा रहा था। जैसे जैसे बाइक वनहू आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो ड्रैगन भी आगे बढ़ता जा रहा था। और अब और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा डेंस अमाउंट में एनर्जी निकलने लगी थी। और इस एनर्जी को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये डिमोनिक एनर्जी हो, मानो कि ये किसी डेविल की एनर्जी हो। इस समय इस एनर्जी को अनलीश करते हुए जो बाइक वनहू था वो बस हंसता जा रहा था। और देन वैसे ही कहता है 3 साल हो गए, हाँ क्या तुम ठीक हो गए? और जब से मैंने हेवनली डीमन की गुफा में ट्रेनिंग करना शुरू किया है, तब से मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी नहीं भूला हूँ। और मुझे यकीन हो गया है कि जो ये सुप्रीम रूलर स्टार है ये मेरे ही भले के लिए है। तो इसीलिए और किसी के पास जाने का सपना बिल्कुल भी मत देखना मेरे अलावा। और जो भी मेरा हक छीनने की कोशिश करेगा मुझसे, तो मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और जब बाइक वनहू एक पेड़ पर खड़ा होकर के उस तारे को देख करके सारी बात कह रहा था, वैसे ही कुछ चिल्लाते हुए कहता है, कैप्टन क्या आपने उसे ऑब्टेन कर लिया? क्या आप उसे पा गए? बाइक वनहू भी कहता है, हाँ मैंने इसे पूरी तरीके से अपना बना लिया। जो भी हेवनली डीमन ने अपने पीछे छोड़ा था मैंने सब कुछ अपना बना लिया। वैसे तैयारी कैसी चल रही है? कोई आदमी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, सब कुछ तैयार है, सभी लोग बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। बाइक वनहू कहता है गुड, दैट्स ग्रेट, अच्छा बहुत अच्छा। और देन वैसे भागते हुए कहता है, तो क्या हम इसे बनाना शुरू कर दें? डिमोनिक कल्ट का एरा। ये कह करके बाइक वनहू वहाँ से उड़ जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कह रहा होता है 5 यंग मैन और 3 लेडीज पोजेस करते हैं बोथ एक्सेप्शनल मार्शल आर्ट, स्ट्रेटेजी एंड ट्रेसी। और जो जियांग्यू के नेक्स्ट जनरेशन के लीडर होंगे उन्हें 5 ड्रैगन एंड 3 फीनिक्स कहा जाएगा। और 5 मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज को इस वर्ल्ड में मोरिम का फ्लावर कहा जाता है। और जो 12 यंगस्टर हैं जो कि पोजेस करते हैं मार्शल आर्ट को, उन्हें जियांग्यू का 12 मून्स कहा जाता है। और पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही व्यक्ति है जो इन सभी ग्रुप्स में है। तभी रेड हेयर वाली वुमेन कहती है, तुम ये कह रही हो कि वो पर्सन ये लड़की है? व्हाइट हेयर वाली वुमेन कहती है, हाँ मैं यही कह रही हूँ। वर्ल्ड फ्यूनिक्स, मजूरे फ्लावर, क्रिसेंट मून, ये वो नाम है जिन नामों से जानी जाती है। रेड हेयर वुमेन कहती है, ये सुंदर है, भले ही इसने खुद को एक आदमी के रूप में डिस्गस्ट किया है, प्रच्छन्न किया है, ये इतनी खूबसूरत है कि कोई भी व्यक्ति इसे देखने के बाद, इसे केवल एक बार देखने के बाद भूल ही नहीं पाएगा। देन वैसे में उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए कहती है, तो यही है वो जगह जहाँ मोरिम सिचुआन ब्रांच डिमोनिक कल्ट के साथ लड़ेगी, क्यों है ना? पिछले 100 सालों में कुछ 12 बार ऐसा कुछ हुआ है जब हमने डिमोनिक कल्ट और माओ के हम लोग को रोका है, बॉर्डर्स के अटैक्स को रोका है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार कौन सा लेजेंड पैदा होगा। देन वैसे ही उस लड़की के पीछे एक आदमी आते हुए कहता है, क्या ये नेचुरल नहीं है? लड़की कहती है, क्या नेचुरल नहीं है? सख्त आदमी कहता है, क्योंकि हम दोनों मिस और में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वॉर में, इस टाइम के अराउंड, तो हम लोग लगातार उनके अटैक्स को ब्लॉक कर पाएंगे, स्टॉप कर पाएंगे, रोक पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डिमोनिक कल्ट के कमीनों हमने एक अच्छा सबक सिखाने के बाद अपने दुम दबाकर भाग जाएंगे। वैसे ही वो लड़की कहती है, जूसी। वो आदमी पास आते हुए कहता है, यस मिस, अब मैं कैसी लग रही हूँ? वो आदमी भी कहता है, ऑफ कोर्स आप खुद के जैसी दिख रही हो, जैसे कि आप दिखती हो आप वैसे ही लग रही हो, लेकिन क्योंकि आप एक लड़की की तरह आपने ड्रेस पहनी है इसलिए आप एक लड़का लग रही हो। वो लड़की भी उस आदमी से कहती है, मैं सिर्फ एक वुमेन हूँ, एक महिला की तरह दिखती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक ही हूँ, तो किसी भी सिचुएशन में कोई गलती ना करें और मुझे सही ढंग से संबोधित करना सुनिश्चित करें। वो सख्त आदमी भी कहता है, हालांकि यहाँ कोई नहीं है, क्या ऐसा करने की जरूरत है? जब वो लेडी इस सख्त आदमी की बात सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बस ध्यान से इस आदमी को गुस्से में देखने लगती है। गुस्सा देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, यस सर मैं समझ गया, आपकी एक्सीलेंसी मिस्टिक मार्शल स्क्वाड 5 कैप्टन। वो लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं, सिर्फ मुझे तुम कैप्टन कहो। देन वो आदमी भी कहता है, ठीक है कैप्टन। दोबारा से वो सख्त आदमी कहता है, जरा 1 मिनट रुकिए, आपने मुझे आजूसी क्यों कहा था? देन वो वुमेन भी शर्माते हुए कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे मिस कहा था, तो इसलिए मैं भी अनकॉन्शियस थी और मैंने तुम्हें वो कह दिया। देन ये कहने के बाद दोबारा चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है वाइस कैप्टन, से कोई भी मिस्टेक नहीं करना, चलो चलते हैं। अब वो दोनों लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोबारा से आगे बढ़ते हुए वो लेडी कहती है, अगर हमें सिचुआन ब्रांच आज ही पहुंचना
है। अगर हम लोग आज ही पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। पहले ये काफी पास दिखता है लेकिन असल में ये काफी दूर है। सख्त आदमी भी कहता है मोनिक कर्ड के बदमाशों को सिचुआन पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। हमें आज ही वहाँ पर पहुँचने की कोई भी जरूरत नहीं है और जिस टीम के साथ हमें जुड़ना है वो केवल सुबह ही हमसे मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास कुछ समय है। क्यों न सिचुआन शहर की स्थिति पर एक बार क्यों न नजर डाली जाए। ये भी हो सकता है कि उन मोनिक कर्ड के कमीनों ने बाजारों में घुसपैठ कर ली हो। वो लड़की भी कहती है घुसपैठ, हाँ ये हो सकता है। दिन दोबारा से उस आदमी का नाम लेते हुए वो लड़की कहती है अजू, जैसा आपने कहा वैसे ही करते हैं वाइस कैप्टन। इस समय जो व्हाइट और रेड हेयर वाली वुमेन्स थी, पता नहीं ये दोनों वुमेन्स कौन है, लेकिन ये दोनों ही इन दोनों की बातें सुन रही थी और उनको देखते हुए वैसे ही कहती हैं आखिरकार हम लोग उस वुमेन को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वुमेन स्वयं ही परिवर्तनशील है, इसके अंदर खुद से ही चेंजेस आते रहते हैं। रेड हेयर वाली वुमेन कहती है ये एक वुमेन है तो आखिरी में कुछ लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन चेंज होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात के समय में सिचुआन प्रोविडेंस चेंगडू का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है इसका कोई मतलब बनता है, ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने गलत क्या किया है कि उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा। पता था कि स्कॉट चीफ हरामियों इंसानों में सबसे हरामी इंसान था, लेकिन क्या अब ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। वो तुम ही थे जिसने हमें बचाया था। अरे सर बस कटने ही वाले थे और हम उन लोगों को भी वापस ले आए जो हमारे ना होने पर भी भीड़ियों का भोजन बन जाते हैं। उन मरे हुए लोगों की लाशें भी वापस लाई हैं, लेकिन तब भी वो ऐसा कर रहे हैं। तुम्हें शाबाशी देने के अलावा, तुम्हें रिवॉर्ड देने के अलावा वो लोग बाहर निकाल रहे हैं। सही में बहुत ज्यादा ही रिडिकुलस है। अगर वो लोग उन खतरनाक डाकुओं के सामने खड़े होते, मुझे यकीन है कि वे अपनी पैंट उतार देते। वो लोग अपनी पैंट में मूत देते। वहाँ पर वो लोग जो भी बातें बोल रहे थे वो सारी बातें कैप्टन लड़की भी सुन रही होती है। दोबारा से वही स्कॉट एजेंसी के लोग कहते हैं और तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे। ऐसे स्ट्रांग होल्ड की क्यों में उस स्कॉट बास्टर्ड ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है जो वहाँ पर हुआ। अगर देखा होता तो वो पैंट ही में मूत मारता। जब वो दोनों लोग उनकी बातें सुनते हैं तो एक दूसरे की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने अपने मन में कहते हैं द एसो स्ट्रांग होल्ड। देन अब हमें चियोन का सीन दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों से कहता है अब सभी लोग मेरी बात सुनिए, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए कृपया प्लीज ज्यादा परेशान मत होइए। वो सभी लोग कहते हैं क्या तुमने पहले ही सोच लिया था कि क्या कुछ ऐसा ही होगा, क्या सही में। अपना चियोन कहता है तुम सभी लोगों को नहीं पता है पहले से कि जो नया स्क्वाड चीफ है वो मुझसे नफरत करता है। भले ही ये घटना ना हुई होती तो वो मुझे जल्द ही नौकरी से निकालने का रीजन ढूंढ ही लेता, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा जल्दी हो गया। पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी कहता है मैं तो उसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे जैसा अच्छा काम करने वाला कोई व्यक्ति मिलना सही में बहुत मुश्किल है, तो आखिरकार वो कैसे ही ऐसा कर सकता है। चियोन हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ इसलिए। इस समय सभी लोग बस अपने चियोन को ही देखने लगे होते हैं और अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं। अपने मन में कहते हैं अपने काम में अच्छा होना ये भी जरूरी नहीं है कि ये अच्छी बात हो कि आप किसी और की गलतियों को देखेंगे भले ही आप इसके बारे में जानना ना चाहें। सब कुछ अपना एमसी अपने मन में कह रहा होता है। दोबारा से अपने मन में कहता है मुझे लगता है एक तरह की अयोग्यता भी माना जा सकता है और जब मैंने गलत संख्याएं प्रस्तुत होते हुए देखी तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए था जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था तो उन्होंने मेरे लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। देन ये सब कुछ सोचने के बाद चियोन उन सबसे कहता है इज नॉट दिस टू एक्सपेंसिव, क्या ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेज हैं। बूढ़ा आदमी कहता है हम लोगों से जितना हो सकता था हम लोगों ने उतना पैसा मिलाया है, इसीलिए ज्यादा परेशान मत हो और एंजॉय करो। सभी तुमने हम लोगों की जान बचाई है, लोग कम से कम इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। और ये सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वैसे ही में उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि खड़े होते हुए उस सख्त आदमी से कहती है क्या इन लोगों ने क्या कहा, एसो स्ट्रांग होल्ड वो जगह नहीं है जहाँ पर वांग होल चैंग राज करता है। वांग हेल चैन उस जगह का लीडर है। सख्त आदमी भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, वो लोग सबसे विशियस ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रांग होल्ड में से मैंने यहाँ आते समय एक अफवाह सुनी थी, शहर के स्कॉट एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मिटा दिया, उनमें से सिर्फ पोर्टर्स आए, पोर्टर से जिंदा बच पाए और वापस आ पाए और सबके सब मारे गए। देन वो लड़की भी उनको देखते हुए कहती है तो वो पोर्टर्स जरूर ही यही लोग होंगे। सख्त आदमी कहता है मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिरकार वो लोग सरवाइव कैसे किए हैं। इसके अलावा ये लोग मार्शल आर्ट भी नहीं जानते हैं। तब भी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ। वो लड़की उस सख्त आदमी से कहती है देन उन सबकी बातों को ध्यान से सुनती है। जो वो पोर्टर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सही में तुमसे बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो चुका था, तुमने वहाँ पर इतनी जल्दी कैसे सोच लिया। तुमने उनको 4 रीजंस बताए थे उन सभी विशियस लोगों के सामने जैसे कि एसो स्ट्रांग होल्ड बैंडिट्स ने हमारी लाइफ को छोड़ दिया। जब तुम वो सारी बातें बोल रहे थे तुम बहुत ज्यादा ही बोल्ड लग रहे थे, बहुत ज्यादा ही साहसी लग रहे थे। सही में तुम बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव हो। और वैसे इससे भी शॉकिंग वाली बात ये थी कि वो लोग जो रीजन तुमने बताए थे उन पे सहमत भी हो गए, एग्रीड भी हो गए, तब जाकर के उन्होंने हमें छोड़ा। लेकिन ह्यूंग ने हमने सुना था फर्स्ट और सेकंड रीजन को। वैसे जो और 2 रीजन थे वो क्या थे। वह आदमी कहता है वैसे मैं भी अगले 2 के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, प्लीज हमें भी वो रीजन बताओ और फिर हमें भी
भी हमारी क्यूरियोसिटी से फ्री करो। दूसरा कारण यह था कि अगर उन्होंने हमें जिंदा छोड़ दिया तो जो एसओ स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा वो बन पाएगा 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड का कार्डिनल चीफ। क्यों, मैंने सही कहा ना? सही में ये पॉसिबल है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अपना चियोंग खाना खाते हुए कहता है, प्लीज थर्ड रीजन को भूल जाओ। जब वो सभी लोग उनकी बात सुनते हैं तो बस ध्यान से चियोन को ही देखने लगते हैं। दोबारा से चियोन कहता है, अगर तुम लोग ज्यादा इस वर्ल्ड के बारे में जानोगे तो वो सिर्फ तुमको ही नुकसान पहुंचाएगा। एक इंसान ने कहा था कि जितनी भी मुश्किलें होती हैं वो लोगों के मुंह से ही स्टार्ट होती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग इसे अपने दिमाग से मिटा दो। देन वो सभी लोग भी कहते हैं, हाँ सही में अब बहुत ज्यादा ये डरावना लग रहा है हमारी बातों को सुनने के बाद। वैसे जो मैटर है 10 ग्रीन फॉरेस्ट कार्डिनल चीफ का, चीफ के रिलेटेड, तो ये एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम जैसे लोगों को इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें ऐसे एक्ट करना होगा जैसे कि तुमने चीजों को कुछ सुना ही नहीं। लेकिन वैसे ही जो वो लेडी होती है उस कमरे के अंदर आते हुए कहती है, इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तब भी। इस समय जो वो लेडी थी वो अंदर पहुंच चुकी थी। ये लड़की अभी लड़के के बेस में है तो मैं अभी इसे लड़का ही कहूँगा। और इस समय सभी लोग बस उस लड़के को ही देखने लगे थे। सभी पोर्टर्स उस लड़की से ही कहते हैं, तुम हो कौन? वो लड़की कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो तुम लोगों को बीच में परेशान करने के लिए। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम सभी लोगों की बातचीत सुनी तो मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो इसलिए मैं अंदर आ गया। और वैसे ये कैसा रहेगा अगर तुम लोग मुझे सब कुछ बताओगे? तुम मुझे सब कुछ बताओगे? तुम लोगों ने यहाँ पर जितना सब कुछ भी ऑर्डर किया है मैं हर एक चीज का बिल पे कर दूंगा और तुम लोगों को टॉप ग्रेड के फूड का एक और राउंड खिलाऊंगा। मतलब तुम लोग एक और राउंड खा सकते हो जितना खाना, वो भी टॉप ग्रेड का फूड। इस समय जो अपना एमसी था वो बस ध्यान से उस लड़की को ही देख रहा था। इस समय जो वो लड़की थी वो भी बस ध्यान से अपने एमसी को ही देख रही थी। देखते हुए अपने मन में कहती है, जल्दी से हाँ कहो, क्या ये एक अच्छा ऑफर नहीं है? देन वैसे वो पोर्टर्स लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, अब हमें क्या करना चाहिए? योंग नेम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ज्यादा तेज बोल दिया, हम लोग कुछ ज्यादा ही तेज बोल रहे थे। देन वैसे ही जो अपना एमसी यानी कि जो चियोन होता है वहाँ से उठते हुए कहता है, प्लीज आप सभी लोग खाना खत्म करो इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? चियोन कहता है, क्योंकि मैं जाने में हेड से मिला था, मुझे कम से कम उसे अपनी गर्दन दिखाने की जरूरत है। जब वो लड़की चियोन की बात सुनती है वैसे ही कहती, क्या हेड? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। क्या सब कुछ ऐसा इसकी फेस की वजह से हो रहा है? चियोन आगे आते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हम लोग इसके बारे में बात करने के लिए कहीं और चलेंगे। प्लीज आप अपने प्रॉमिस को याद रखना कि आप सभी लोग इस फूड का जितना भी हुआ है सारा बिल पे करेंगे, अगले राउंड के लिए भी ट्रीट करेंगे जो कि टॉप ग्रेड का फूड होगा। वो लड़की भी कहती है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उन लोगों में से हूँ तो अपने वर्ड्स पर खड़ा उतरता है। चियोन भी अपना सर हिलाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है और जाते हुए हंसते हुए कहता है, आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा ट्रीट को देने के लिए, प्लीज आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, सभी खाने को खत्म कीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें सिटी के बेस्ट ब्रॉटल का सीन दिखाया जाता है। देन हमें फुल मून पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर कोई कह रहा होता है, मैं एक स्ट्रिक्ट मार्शल स्क्वाड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, इसे मुरिम एलायंस ने यहाँ पर भेजा है, ये स्क्वाड 5S का कैप्टन है। अपना चियोन कहता है, ओह तुम लोग एडवेंचरर हो मुरिम एलायंस से। मैंने भी रूमर्स को सुना था कि मुरिम एलायंस की सिचुआन ब्रांच फाइट कर रही है अगेंस्ट में डिमोनिक कल्ट के। वो लेडी जब अपने एमसी की बात सुनती है तो उसको ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहती है, मेरे लिए साफ और साफ होता जा रहा है, हम इसके साथ जितना बात करते जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये सिर्फ एक पॉटर नहीं है, सिर्फ एक कुली नहीं है, हालांकि ग्वांग होल चियोंग सिर्फ एक ग्रीन फॉरेस्ट का बैंडेड है, लेकिन तब भी वो एक बिग मार्शल मास्टर है। और फैक्ट यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठक में रहने के लिए सिद्ध रूप से शब्दों का इस्तेमाल किया, इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये है क्या? आखिरकार इसने क्या ही कहा होगा ग्वांग ह्यूल चैन से, जिससे कि उसने इसे जिंदा छोड़ दिया, इन सबको जिंदा छोड़ दिया। ये सब कुछ सोचने के बाद वो लेडी अपने एमसी से कहती है, मैंने प्रोस्टिट्यूट से कहा कि हमारे बातचीत समाप्त होने के बाद अंदर है। अपना एमसी उससे कहता है कि अंदर आने की कोई भी वास्तविक आवश्यकता नहीं है, अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुंदरता के आधार पर मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर कोई भी व्यक्ति आपसे अधिक सुंदर नहीं है। और ये सिर्फ एक जगह की प्रोस्टिट्यूट नहीं है बल्कि दुनिया की सभी सुंदरियां, इस खूबसूरत महिला आपके सुंदरता की बराबरी नहीं कर पाएंगी। देन वो लेडी जब अपने चियोन की बात सुनती है चाय की चुस्की लेते हुए कहती है, क्या ये एक कम्प्लीमेंट है और या फिर मुझे टीज कर रहे हो क्योंकि मैं एक लड़की जैसा दिखता हूँ? चियोन कहता है, ये चढ़ाने के लिए नहीं था, इसीलिए कृपया मुझे आप गलत ना समझे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जानता है कि सभी आपदाएं सभी मुश्किलें किसी व्यक्ति के मुंह से निकलती हैं और शायद इसीलिए मैं अपने साथ इनफ केयरफुल नहीं था, ये जानते हुए कि सारी मुसीबत की जड़ हमारा मुंह ही होता है। तब भी लड़की कहते, इस बार आपने जो बात की है आपदा के बजाय एक आशीर्वाद बन जाएगी। अगर आप मुझे बताएं कि ग्वांग हिल चियोन से आपने क्या कहा था तो फिर मैं आपको पहले से भी ज्यादा एक अलग से इनाम दूंगी। चियोन ग्लास में वाइन को डालते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे ट्रेजर दोगे कि मेरे लिए इनफ होगा मेरी पूरी जिंदगी जीने
जीने के लिए इनफ होगा। लड़की कहती अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें ये भी दे दूंगी। चियोन कहता ये सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर सोचा जाए कि अगर कुछ शब्दों से, अगर कुछ वर्ड से मुझे आसानी से मेरे हाथों में ट्रेजर्स लग जाए, सही में बहुत ज्यादा ही अच्छा है। वे लोग जिन्होंने अभी मेरे साथ खाना खाया, वे लोग हैं अपनी जान जोखिम में डालते हैं कि वे अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था कर सकें। लेडी कहते हैं मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि वे लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, क्यों है ना। चियोन कहता है तुम सही हो, क्योंकि सभी लोग सेम इन्वायरमेंट में नहीं पैदा होते। लड़की कहती है ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत कहीं और नहीं जा पा रही है। आपसे ये कहना चाहूंगी हम लोगों को फोकस करना चाहिए मेन टॉपिक के ऊपर। जो ग्रेट वॉर है बिटवीन द मुरीम एंड द डिमोनिक दोनों के बीच में पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, और इस सिचुएशन में फॉरेस्ट ने अभी भी चूज नहीं किया है कि वो कौन सी साइड को चूज करेगा। वो अभी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और उन राउडीज, इन फॉरेस्ट बैंडिट्स की संख्या लगभग 10,000 के आसपास है। वो लोग किस साइड को चूज करेंगे के अकॉर्डिंग वॉर होगी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, उससे बहुत कुछ बदल सकता है। और यही वजह है कि द ग्रीन फॉरेस्ट कार्डिनल चीफ का जो मैटर है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चियोन अपनी बहन को ऊपर उठाते हुए कहता है अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। मेरे साथ शर्त लगाने के बारे में क्या ख्याल है। सख्त आदमी कहता है क्या एक शर्त, तुम हमारी बातचीत को यहीं खींचने की कोशिश कर रहे थे। चियोन कहता है वेल अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो आप लोग भूल भी सकते हो, और वैसे भी तुम वो लोग हो जिससे मेरी जरूरत है, नहीं तो किसी और की। सख्त आदमी चिल्लाते हुए कहता है गुस्से में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वैसे ही लड़की कहती है मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। और जब सख्त आदमी ये बात सुनता है वैसे चिल्लाते हुए कहता है कैप्टन आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन वैसे वो लड़की कहती है उसके बारे में बताओ अपना। चियोन कहता है कितना निर्णायक। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि हम दोनों ही इस कमरे में रहें, और मैं जो शर्त लगाने वाला हूँ वो ये है कि आपको मुझे वाइन पीने में हराना होगा। वाइस कैप्टन कहता है कैप्टन हम ऐसा नहीं कर सकते, इस बेड को अवॉइड कीजिए। कैप्टन कहती है ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देन ये कहने के बाद चियोन से कहती है ठीक है मैं इस पे एग्री करता हूँ। वाइस कैप्टन अपने सर को घुमाते हुए कहता है श्योर हूँ कि इसके पास कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग अपने स्क्वाड के पास वापस चलें। कैप्टन कहती है मैं पहले स्क्वाड वापस जाना चाहिए। वाइस कैप्टन कहता है कैप्टन मेरी बातों को समझो। और देन वैसे ही कैप्टन एक वाइब्रेशन मैसेज यानी कि माइंड में भेजती है मैसेज को वाइस कैप्टन के मेरा ऑर्डर है। लेकिन वैसे ही वाइस कैप्टन कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन प्लीज आप उसे मत भूलना कि हम कल सुबह 10 बजे निकल जाएंगे। देन वैसे ही वाइस कैप्टन के माइंड में कहता है आखिरकार आप क्या करने की सोच रही हो। कैप्टन कहती है तुम परेशान मत हो, और वैसे तुम्हें भी पता है कि मैं ड्रिंकिंग में कितनी अच्छी हूँ, और मैं इस पर्सन से तो स्ट्रॉन्ग होल्ड की इन्फॉर्मेशन लेकर ही रहूंगी। मुझे ऐसो स्ट्रॉन्ग होल्ड की इन्फॉर्मेशन इस पर्सन से लेनी ही होगी। देन जाते हुए वाइस कैप्टन भी कहता है मैं वास्तव में इसके वजह से एक खान उपलब्धि हासिल करने का अवसर मिल सकता है। वैसे ही वाइस कैप्टन दरवाजे को बंद कर लेता है, फिर दूर खड़े होकर के दरवाजे को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे इससे बहुत ज्यादा ही बैड फीलिंग आ रही है। और अब हमें वहीं पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फुल मून पवेलियन के अंदर कोई कह रहा होता है गोल्डन रेड लिक्वियर की बोतल्स और लेकर आओ, 4 बोतलें और लेकर आओ। फिर दूसरा आदमी कहता है क्या दोबारा से, कितनी ज्यादा बोतलें पहले से ही हो चुकी हैं। देन वैसे ही वो लेडी कहती है हाँ जितना तुम दिखते हो उससे ज्यादा अच्छे ड्रिंकर हो। अपना चियोन भी कहता है तुम भी कुछ खास बुरे नहीं हो, तुम भी काफी अच्छे हो। कैप्टन दोबारा से कहती है अगर तुम मुझे शराब पीने में हराने के लिए कहकर मुझसे धोखा देने का इरादा रखते हो, अगर मुझे धोखा देना चाहते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। चियोन कहता है ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, उनमें से एक हूँ जो अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। कैप्टन कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी ही देख पाएंगे कि कौन जीतेगा। चियोन कहता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन चलो ट्राई करते हैं और अब इसे जल्दी खत्म करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वैसे ही वो दोनों लोग वाइन को पीने लगते हैं। कैप्टन पीते हुए अपने मन में कहती है मुझे कैसे न कैसे करके उसके सामने नशे में नहीं होना होगा। मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से सुनना है कि उसके और गुआंग ह्योल चैन के बीच क्या बातचीत हुई थी, और जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा मजबूत है। हालांकि मैंने सोचा था कि शराब पीने में उससे कभी नहीं हारूंगी, लेकिन अब मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना हो, लेकिन मुझे इसे हराना ही होगा। इस समय जो अपना चियोन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ के साथ कोई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। दोबारा से कैप्टन कहते जल्दी करो, ये खत्म नहीं होनी चाहिए, साइंस की बोतलें लाते रहो। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय दोनों लोग नशे में आ चुके होते हैं। वैसे ही कैप्टन चियोन से कहती है चियोन तुम अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहे हो, तुम पहले से ही नशे में हो चुके हो, मैं बताओ क्या तुम नशे में नहीं हो। अपना चियोन कहता है एक आदमी के लिए जो दिखता है एक लड़की की तरह, आखिरकार तुम पीने में इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। कैप्टन दोबारा से ड्रिंक करते हुए कहती है बस तुम अपनी डिफीट को मान लो। अब चियोन कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। कैप्टन कहती है तुमने क्या कहा। चियोन कहता है मैं हार गया। कैप्टन कहती है तो फिर मुझे अब बताओ तुमने एसो स्ट्रॉन्ग होल्ड चीफ से क्या बातें की थी, किस चीज के बारे में बात की थी। चियोन कहता है क्या कार्डिनल चीफ, जरा फिर से कहिए प्लीज। वैसे बेसिकली उनसे कहा था ट्रेजर को, खजाने को अपने पास लाने के लिए,
और देन ये कहने के बाद अपने मन में कहता है मुझे झूठ बोलने के लिए माफ कर देना, लेकिन मुझे इस मैटर को लेकर के कोई और चॉइस नहीं है। देन दोबारा से नशे में कहता है मैंने कार्डिनल चिप से पूछा था, मैंने कार्डिनल चिप से कहा था कि आपको अपने सक्सेसर को चुनने की जरूरत है जिससे कि मैं कार्डिनल चीफ को मक्खन लगा सकूं। देन ये कहने के बाद हेड डाउन करते हुए अपने मन में कहता है अब और देर तक मैं नहीं जग पाऊंगा। देन ये अपने मन में कहने के बाद दोबारा से कैप्टन कहता है बस अब इतना ही था, मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया। और जब कैप्टन उसकी बात सुनती है तो वैसे अपने मन में कहती है आखिरकार इस बादशाह ने अभी क्या कहा, उसने गुआंग ह्यूल चैन को बस इतना बताया, इतनी सी बात से वो उस जगह से निकल गया। क्या ये कौन आर्टिस्ट है, मेरा विजन क्या धुंधला हो रहा है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। गोसियोल अपने आप को संभालो, पूरी तरह से एक कौन आर्टिस्ट द्वारा गढ़ा गया, मैं पागल हो गई हूँ। सोच कर कि मुझे एक साधारण कुली से जानकारी मिल सकती है जो सही था, इन्फॉर्मेशन इसके पास थी वो बिल्कुल ही यूजलेस थी। मैं बस अपने फादर को दिखाना चाहती थी जो मुझे सिर्फ इसीलिए देखते हैं क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मेरी महिला होने की वजह से सभी लोग मुझे एक नीची नजर से देखते हैं, लेकिन मैं भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हूँ। मैं उन सबको दिखाना चाहती थी लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे इस कॉन मैन द्वारा गठा गया, मुझे बेवकूफ बनाया गया, मैं अभी भी अनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे अभी भी अच्छे से कुछ नहीं आता और आखिरकार मैं इसे कैसे मारूं कि इसको मारने के बाद लोग मुझे कहेंगे कि मैं ही सही थी। कम ऑन, इसे बस इतनी सी बात पर मारना क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है? नहीं, ये प्राइड का मैटर है और मेरे भविष्य की योजनाओं को भटकाने के लिए मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। लेकिन आखिरकार ये रूम लगातार शेक क्यों कर रहा है, लगातार क्यों हिल रहा है? मुझे अपने आप को संभालना होगा। यह साफ करने की जरूरत है कि उसके जागने के बाद फिर से यह पुष्टि करनी होगी बातचीत क्या हुई थी, भले मुझे इसको टॉर्चर करना पड़े तब भी, लेकिन मैं इसके जागने के बाद फिर से इससे पूछूंगी। मैं तुम्हें इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाने देने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की, मैं तुम्हें जरूर रिग्रेट कराऊंगी। और ये कह करके टेबल पर अपना सर रख देती है और दोबारा से कहती है मैं ऐसे ही नहीं सो सकती, मुझे जगना होगा, मैं नहीं सो सकती, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ही नींद आ रही है। और ये कह करके वो भी इस समय सो जाती है और जो अपना एमसी था वो तो बस चैन की नींद सो ही जा रहा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी जगह पर एक मोटा आदमी आते हुए कहता है यहाँ की सिचुएशन कैसी है। देन वैसे उस मोटे आदमी के पीछे एक लड़की आते हुए कहती है क्या, और देन वो भी अपने सामने वाले कमरे की तरफ देखने लगती है। और देन वो लड़की वैसे ही कहती है क्या ये लोग मरे नहीं है या फिर ये लोग मर चुके हैं, हमें उनके लिए अंतिम संस्कार जैसा अशुभ काम करने की जरूरत नहीं है, क्यों है ना, हालांकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। देन वो मोटा आदमी भी अजीब सा मुंह बनाते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगता है। देन मोटा आदमी कहता है परेशान मत हो, चलो पहले देखते हैं कि ये लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। वो लड़की कहती आखिरकार आजकल के ये जवान लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हैं, मैं बहुत ज्यादा ही सरप्राइज्ड हूँ कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं। मोटा आदमी भी कहता सही में बहुत ज्यादा ही शॉकिंग वाली चीज है, जो गोल्डन रेड वाइन होती है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है और इन्होंने सिर्फ एक बोतल को नहीं पिया है बल्कि 38 बॉटल्स को पिया है। वैसे अब हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, और जो वाइन का टोटल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा ही क्वाइट एक्सपेंसिव है, वो बहुत ज्यादा ही है। लड़की कहती है इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है ज्यादा, और क्योंकि ये लोग एस्टीम्ड गेस्ट हैं तो हमें भी इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और अब हमें इन्हें एक वीआईपी रूम में लेकर जाना चाहिए और इन्हें कंफर्टेबली सुला देना चाहिए और इनके लिए सुरान और यन रैन को असाइन करो। मोटा आदमी कहता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेडी कहती है इसमें गलत क्या है। मोटा आदमी कहता है शराब को भी बिना किसी प्रोस्टिट्यूट्स के, और ये लोग क्या ही सोचेंगे अगर हम लोगों ने प्रोस्टिट्यूट्स को असाइन कर दिया इनसे बिना पूछे, इनके बिना परमिशन के। लेडी कहती है इन्हें लगेगा कि हम इनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, चलो फिर ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा ही अच्छे दोस्त लग रहे हैं, बेस्ट बडीज लग रहे हैं, दोनों को एक ही रूम में सुला दो। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें बताया जाता है कि डॉग गोसियोल के पास 2 हैबिट्स हैं जो कि दशकों से चली आ रही हैं। सोने से पहले वो एनर्जी सर्कुलेशन को रोकती है और बिना कुछ पहने सोती है, और उसने आज रात भी अनजाने में ये दोनों काम किए। सर्दी का मौसम है और रात में सोना काफी मुश्किल है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, और शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। और आज रात सर्दियों की पहली रात थी, इसीलिए आज की रात साधारण रूप से ठंडी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें रात में एक जगह का सीन दिखाया जाता है और इस समय यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा थी जिससे चल रही होती है, और इस जगह का नाम था मुरिम अलायंस सिचुआन ब्रांच। ये वो स्थान है जहाँ सीमाओं ने पिछले 100 सालों में 12 बार सेंट्रल प्लेन पर अटैक करने की कोशिश की है, और बेजोड़ मुरिम अलायंस ब्रांच जो पहले कभी नहीं पछाड़ी गई। ये सिचुआन ब्रांच मुरिम अलायंस का दिल और गौरव है, और एक बार जब वे इस जगह से आगे निकल जाएंगे डिमोनिक कल्ट इसको अपने कब्जे में ले लेगी, तो इससे मुरिम अलायंस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि डिमोनिक कल्ट को इस अवैध किले को तोड़ने के लिए जो कुछ भी करना पड़ सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश करेगी, और इसकी वजह से ये वो जगह बन सकती है जहाँ से डिमोनिक कल्ट शुरू होगा। और अब हमें उसी जगह के टाइल्स का सीन, पत्थर का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि हट करके अपनी जगह से अलग हो चुका होता है, या ऐसा कह सकते हैं किसी ने उस पत्थर को हटाया है। और देन उसी जगह के अंदर हमें बहुत ज्यादा ही डिमोनिक 2 आंखों को दिखाया जाता है, और देन ऐसे वहाँ पर बहुत सारी आंखों को दिखाया जाता है, और देन एक पत्थर को हटा करके एक आदमी बाहर निकल आता है, और वो आदमी वहाँ से निकलते हुए
कहता है करंटली सिचुआन ब्रांच के लीडर कल्ट के अराइवल से डिस्ट्रैक्ट होंगे, हमारे कल्ट के आने से डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। वो लोग कभी भी इमेजिन नहीं करेंगे कि हम लोग इस तरीके का स्नीक अटैक उनके ऊपर करेंगे। शायद सियाचिन ब्रांच के लीडर ने अपने सब ऑर्डिनेट्स को 3 दिन बाद हमारे कल्ट के साथ होने वाली बैटल के लिए प्रिपरेशन के लिए भेजा होगा, और ये कोई और नहीं बाइक वनू होता है। और ये सारी बातें ये अपने सब ऑर्डिनेट से कह रहा होता है साउंड ट्रांसमिशन के थ्रू दोबारा से अपने सब ऑर्डिनेट से कहता है। फिर भी उनसे निपटना आसान नहीं होगा, और क्योंकि उन्होंने अपने सब ऑर्डिनेट्स को काम करने का आदेश देने के बावजूद बाहरी दीवारों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा है, मजबूत करने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, हमारे पास ये अच्छा अवसर है। बाइक वनू के सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं इसीलिए तो कैप्टन आप अमेजिंग है, और आपने 30 साल पहले ही इस सब की उम्मीद कर ली और इस शुभ के हमले की तैयारी कर ली थी। अपना बाइक वनू भी कहता है हाँ तुम लोग भी गाइस बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम लोग भी मेरी बात बिना किसी झक के मानते हो, और मेरी बातों के अनुसार तुम लोग 30 साल से सुरंग खोद रहे हो। तुम सभी लोगों का शुक्रिया। अगर हम लोगों ने सियाचुन ब्रांच को ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर जो मुरिम का कोर होगा वो टूट जाएगा, और ये सब कुछ तुम लोगों की हार्ड वर्क की वजह से होगा। और वॉर की स्ट्रेटेजी को जीतने के लिए किंग को कैप्चर करो, अपने एनिमीज को डिफीट करने के लिए हमें सबसे पहले उनके किंग को अपने कब्जे में लेना होगा। तो अब क्या हमें कब्जा करना शुरू करना चाहिए? बाइक हुआ कि जितने भी सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग झुकते हुए कहते हैं कैप्टन जैसी आपकी इच्छा, और देन वैसे ही सभी लोग पूरे किले में फैलने लगते हैं। दोबारा से बाइक वनू अपने मन में कहता है अगर हम सियाचुन ब्रांच से छुटकारा पा लेते हैं तो फिर वे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो इस जगह को सेंटर मानकर इकट्ठा हो रहे हैं तो फिर हम इसका अच्छी तरह से उपयोग करेंगे और सबको डिवाइड कर देंगे इस युद्ध को जीतने के लिए। और देन ऊपर उस सितारे की तरफ देखते हुए कहता है द स्टार ऑफ अ सुप्रीम रूलर के तारे मुरिम की पूरे पैमाने पर विजय की शुरुआत के लिए चमक रहे हो, और ये मुझे अच्छा लगा। मुझे केयरफुली ऑब्जर्व करो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैं डेफिनेटली तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इस समय जो बाइक वनू था वो एक दरवाजे के पास पहुंच चुका था, और जैसे ही पहुंचा था उसके सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं वेलकम कैप्टन। उन सबसे बाइक वनू कहता है अपनी रिपोर्ट्स दो। बाइक वनू के सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं स्टील ब्लड पवेलियन के लिए स्टील ब्लड पवेलियन पे जाने वाले रास्ते पे जितने भी सिक्योरिटी थी हमने उन सब की देखभाल कर दी है, और आपके रास्ते पर अब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाइक वनू कहता है धन्यवाद। वैसे क्या तुम लोग मुझसे नफरत नहीं करते कि मैंने तुम सभी को इतना कठोर काम करने के लिए कहा? बाइक वनू के सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं आप उस दिन को भूल गए हैं जब आपने हमें 3 साल पहले सिचुआन ब्रांच में घुसपैठ करने के लिए कहा था। उसी दिन हमने आपके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था, और इसीलिए अगर आप हमें सुसाइड करने के लिए भी कहते हैं किसी मिशन के लिए तो तब भी हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे। ये सुनकर जो बाइक वनू होता है वो हल्के से स्माइल करने लगता है। दोबारा से कोई एक सबऑर्डिनेट कहता है वर्तमान में जो लोग स्टील ब्लड पवेलियन के सामने गार्ड के रूप में खड़े हैं वो सिचुआन ब्रांच के गार्ड है, सॉरी सिचुआन ब्रांच लीडर का गार्ड है माइंग चियोनु। बाइक वनू कहता है परेशान मत हो, इस इम्प्रिजनेबल फोर्ट्रेस को नष्ट कर देंगे और इस पूरे वर्ल्ड को दिखा देंगे कि अजय होना वास्तव में कैसा होता है। सब ऑर्डिनेट कहता है मैं चिंतित नहीं हूँ, टीम बस उत्साहित है कि हम इतने लंबे समय बाद आपके मार्शल आर्ट को आज एक्शन में देख पाएंगे। बाइक वनू जब ये सुनता है तो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है चलो इस बार इसे एक बड़े धमाके के साथ खत्म करें। सब ऑर्डिनेट्स कहते हैं आपकी लड़ाई अच्छी हो, हम आपका यहीं पर उत्सुकता से इंतजार करेंगे। और अब इस समय जो बाइक वनू था वो एक पवेलियन के पास पहुंच चुका था और वहां पर जाकर के बस खड़ा हो चुका था। और देन वैसे ही कोई कहता है इसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मैं सोच रही हूँ क्या ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जैसा नहीं है? ये व्हाइट हेयर वाली वुमेन बोल रही होती है। इन दोनों लेडीज का तो पता नहीं ये दोनों है कौन, गॉडेस हैं कि पता नहीं क्या है, वो तो हम लोग आगे जानेंगे। रेड हेयर वाली लेडी कहती है क्या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म? व्हाइट हेयर वाली लेडी दोबारा से कहती है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी आपको एक डिसएडवांटेज सिचुएशन में जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। रेड हेयर वाली लेडी कहती है तो क्या बाइक वनू ने अपने खुद की शील्ड को बिल्ड कर लिया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? ये वो शील्ड है जिसे कि कहते हैं सेल्फ डिफेंस, सॉरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा। लेकिन तब क्या हो अगर इस शील्ड के अंदर क्रैक्स आने लगे? और जब रेड हेयर वाली लेडी ये सब कुछ बोल रही थी वैसे ही व्हाइट हेयर वाली लेडी रेड हेयर वाली लेडी को देखने लगती है ध्यान से। इस समय रेड हेयर लेडी बस आसमान में देखे जा रही थी सुप्रीम रूलर स्टार की तरफ। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब दोबारा से हमें बाइक वनू का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर पहुंच चुका होता है और अभी भी बस आगे बढ़ रहा होता है। और जस्ट उसके सामने 5 लोग खड़े होते हैं और जस्ट अब अपना बाइक वनू उन 5 लोगों के सामने खड़ा हो चुका था। और वो 5 लोग भी दिखने में बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहे थे। उन 5 में से मोटा वाला आदमी कहता है आखिरकार तुम हो कौन? दूसरा आदमी कहता है किसने ही सोचा था कि इतनी देर रात स्टील ब्लड पवेलियन में कोई आने की हिम्मत करेगा। देन थर्ड आदमी कहता है ये जिस तरह से चल रहा है उससे लगता है कि ये काफी जवान है और इससे आने वाला वाइब भी काफी
काफी डिसेंट है। देन दोबारा से मोटा आदमी चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, तुम कौन हो, तुम अपना नाम और रैंक बताओ। अगर तुम इसे इतनी बुरी तरह से जानना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। हेवनली डीवन डिवाइन कल्ट का हेवनली वॉल्फ स्क्वाड कैप्टन था हेवनली डीमन सेवर बाइक वन हो। 5 लोगों में से एक आदमी कहता है क्या हेवनली डीवन डिवाइन कल्ट? मोटा आदमी कहता है तुमने क्या कहा बाइक वन हो? कौन बाइक वन हो? तो तुम ये कह रहे हो कि तुम द डिमोनिक कल्ट लीडर के बॉडी गार्ड हो और द हेवनली वुल्फ स्क्वाड के लीडर बाइक वन हो? तुम जरूरी अपने दिमाग से बाहर जा रहे हो। बाइक वन हो कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो जबकि मैंने तुम्हें बस सच्चाई बताई है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं व्यस्त हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है तो क्या अब हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए? मोटा आदमी गुस्से में दांतों को पीसते हुए कहता तू तो एकदम पागल हो चुका है। क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? हम लोग क्लोजेस्ट गार्ड हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ब्रांच लीडर को। ब्रांच लीडर के सबसे क्लोजेस्ट गार्ड हैं और इसका मतलब ये है कि तुम इस जगह से बिल्कुल भी जिंदा बच करके नहीं जा सकते। आई एम ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइट। वास्तव में लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरा सर काटना चाहते हैं लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि तुम सभी लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। 5 आदमी में से एक आदमी कहता है इसके बारे में जरा सोचो कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। बाइक वनो हंसते हुए कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ इम्ब्रिगेबल फोर्ट्रेस को गिराने के लिए और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ। 5 लोग चिल्लाते हुए कहते हैं इमरजेंसी बिल को तुरंत ही बजाओ, ये डिमोनिक कल्ट बास्टर्ड्स हैं। आखिरकार तुम लोगों की रेड्स के चूहों की तरह छुपने की हिम्मत कैसे हुई? बाइक वनो कहता है यहीं पर अब हमारी बातचीत समाप्त होती है क्योंकि तुम लोगों के जाने का समय हो गया है। और ये कहकर के बाइक वनो अपने स्वॉर्ड के साथ में उन 5 के ऊपर अकेले अटैक करने के लिए जाने लगा होता अपनी फुल स्पीड के साथ में। देन वैसे में उन 5 आदमियों में से एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी होती हैं और इस समय जो अपना बाइक वनो था वो जस्ट उनके सामने से होकर के उनके पीछे आ चुका था। किसी को कुछ भी पता भी नहीं चला था ये सब कुछ क्या हुआ कैसे हुआ। उन सभी के बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे कट्स लग चुके थे और बस सभी लोग चिल्लाए जा रहे थे, चीखे जा रहे थे। उन सबको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी क्या हुआ। और अब बाइक वनो अपनी स्वॉर्ड को पीठ पे टांगते हुए कहता है कितना ही बोरिंग था और किसने ही सोचा था कि स्टील ब्लड स्वॉर्ड मैंग चिन्हों के जो गार्ड होंगे वो इतने कमजोर होंगे। तो फिर रूलर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बाइक वनो को दिखाया जाता है जो कि इसमें बस उस पैलेस की तरफ ध्यान से देख रहा होता है और देन बाइक वनो उस फोर्ट्रेस को ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहता है यहीं से इसकी असली शुरुआत होती है और यहाँ वो रहता है जिसने इस सिचुआन ब्रांच को एक अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस में बदल दिया जिसे कोई भी भेद नहीं सकता, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है। और देन ये कह करके ऊपर की तरफ जंप लगा देता है। देन वैसे ही फिर एक जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है और फिर अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे स्टील ब्लड स्वॉर्ड ब्रांच लीडर माइंस चियोनो। और देन वैसे दूसरी तरफ देखते हुए कहता है तुम पहले ही बाहर आ गए और मुझे ये भी यकीन है कि तुमने मेरा इंट्रोडक्शन यानी कि मेरा परिचय सुना ही होगा। और क्या यही तुम्हारे अच्छे संस्कार हैं? क्या ऐसे मेहमानों को ग्रीट्स करते हैं? जब बाइक वनो ये सब कुछ कह रहा था वैसे दरवाजा एकदम से खुल जाता है, उससे बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगती है। उस दरवाजे से कोई चीज बहुत तेजी से गुजरी थी और जो आदमी उस दरवाजे से निकला था अब हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है तुम कितने निर्लज्ज हो कमीने। और ये कह करके बाइक वनो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और आते समय दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार एक डिमोनिक कल्ट बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई कि वो स्टील ब्लड पवेलियन के अंदर घुसे। बाइक वनो हंसते हुए कहता है हा मुझे तुम पसंद आए, मुझे पसंद आया कि तुम अपने गेस्ट अपने मेहमानों को कैसे ट्रीट करते हो। और ये कह करके बाइक वनो हुए पीछे हटने लगता है। पवेलियन लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है मैं श्योर हूँ कि तुमने बहुत सारी ट्रिक्स को यूज किया होगा इस जगह यहाँ पर पहुँचने के लिए लेकिन फिर भी तुम लोग सक्सीड नहीं हो पाओगे और मैं ये तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि इस फोर्ट्रेस को अभेद फोर्ट्रेस क्यों कहा जाता है, अभेद किला क्यों कहा जाता है, अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस क्यों कहा जाता है। और देन वैसे ही दोनों लोग एक दूसरे के स्वॉर्ड में अपनी अपनी स्वॉर्ड को लड़ाने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगते हैं। इस स्वॉर्ड के कॉलिजन की वजह से इस फोर्ट्रेस का लीडर था वो पीछे हट चुका था। इस समय बाइक वनो का अटैक भारी पड़ चुका था और जब फोर्ट्रेस लीडर कैसे न कैसे करके अपने आप को संभालता है लेकिन वैसे ही दोबारा से इस बार बाइक वनो फोर्ट्रेस लीडर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। देन कैसे न कैसे करके जो फोर्ट्रेस लीडर होता है अपनी जगह पर खड़े होने की कोशिश करता है और अपने सामने बाइक वनो को देखते हुए अपने दांतों को पीसने लगता है। इस समय जो बाइक वनो था वो धीरे धीरे उस फोर्ट्रेस लीडर की तरफ आगे बढ़ रहा था। देन वैसे ही बाइक वनो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए और अपने स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करने से पहले कहता है अब मेरी बारी है। इस समय बाइक वनो के शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी
निकलने लगी थी। और देन वैसे ही हमें बहुत बड़े एनर्जी को दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा पावर्स को दिखाया जाता है। सारी पावर निकल रही थी बाइक वनों के इस वाले अटैक से, जो कि देखने में सही में बहुत ज्यादा ही खतरनाक, बहुत ज्यादा ही भयानक लग रहा था। और देन वैसे ही जो फोर्ट्रेस लीडर होता है वो भी इस अटैक को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है, लेकिन तब भी फोर्ट्रेस लीडर को बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समय उस अटैक को रोकने की वजह से उसके पैर जमीन में घुस चुके थे। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, वह जिसने डिमोनिक कल्ट के लीडर लाइटनिंग एम्परर के साथ बॉर्डर्स को सीमित किया, लाइटनिंग एम्परर के साथ बॉर्डर्स को यूनाइट किया, बॉर्डर्स को जोड़ा, और ऐसा लगता है कि वो कोई एक्सग्रेशन नहीं था। अफवाहों में कहा गया है कि इस इंसान ने, जो कि अभी मेरे सामने खड़ा हुआ है, डार्क हेवन ट्रूप को बनाने में बहुत ज्यादा ही योगदान दिया है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये अफवाहें कोई झूठी अफवाहें नहीं है। इस समय बाइक वनू उसको देखते हुए हंस रहा था। वैसे ही फोर्ट्रेस लीडर बाइक वनू से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, तुम वाकई में बहुत पावरफुल हो। इस समय बाइक वनू बस आगे बढ़ रहा था। और देन वैसे ही एक जगह पर खड़ा हो जाता है, अपनी पावर्स को अनलिस्ट करना बंद कर देता है और बस ध्यान से फोर्ट्रेस लीडर को ही देखने लगता है। और देन वैसे ही बाइक वनू कहता है, स्टील ब्लड स्वॉर्ड मैंग चियोनू, तुम सही में अपने नाम ही के जैसे हो, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम भी हो। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने हमें इतने शानदार तरीके से प्रेम पर विजय प्राप्त करने में मदद की। मैं तुम्हारे साथ अपनी इस लड़ाई को कभी नहीं भूलूंगा। फोर्ट्रेस लीडर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। डेफिनेटली आज तुम्हारे इस एरोगेंट सर को काट डालूंगा और इस पूरे वर्ल्ड को दिखा दूंगा कि सिचुआन ब्रांच को इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस क्यों कहते हैं, टूट फोर्ट्रेस क्यों कहते हैं। देन वैसे ही फोर्ट्रेस लीडर कुछ नोटिस करता है। दोबारा से बाइक वनू कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे स्क्वाड मेंबर्स फाइनली मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। फोर्ट्रेस लीडर अपने मन में कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाइक वनू दोबारा से कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि उस घंटे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने सिचुआन ब्रांच में अपने महत्वपूर्ण पैर जमा लिए हैं और मेन फोर्स जल्द ही बाहर से अटैक करना शुरू कर देगी। और जब फोर्ट्रेस लीडर ये बात सुनता है तो वैसे ही हैरान हो जाता है। दोबारा से बाइक वनू अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए कहता है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आज यहीं पे सिचुआन ब्रांच खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये राहत की बात नहीं है? और तुम सिचुआन ब्रांच के खत्म होने से पहले ही और आज मेरे दुश्मन होने के सम्मान में तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। ये कहकर के अपनी पूरी बॉडी से एनर्जी निकालने लगता है और आसमान में उड़ जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ में। सिचुआन ब्रांच का लीडर कहता है, जैसा कि तुमने कहा सिचुआन ब्रांच आज खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसी बात है तो ये सिचुआन ब्रांच और मुरीम का भाग्य होगा, और अगर भाग्य ऐसा ही चाहता है तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने सर को काटने नहीं दूंगा। ये कहकर के वो भी अपनी एनर्जी को अनलीश करने लगता है। इस समय अब दोनों लोग ही रेडी हो चुके थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। वैसे सिचुआन लीडर चिल्लाते हुए कहता है, अपना अटैक करो। और ये कहकर के उसकी पूरी बॉडी ही वैसे ही पूरी एनर्जी से भर जाती है और दोबारा से दांतों को पीसते हुए कहता है, अगर हम लोग ये करने जा रहे हैं तो मैं जरूर ही हेवनली डीमन की पावर को देखना पसंद करूंगा, जो कि तुमने ऑब्टेन की है, जिसे कि तुम प्राप्त किए हो। देन ये कहने के बाद बहुत जोरों से चिल्लाता है। इस समय वो भी अपनी पूरी पावर को यूज करने जा रहा था बाइक वनू के खिलाफ में। दोबारा से बाइक वनू कहता है, क्योंकि ये तुम हो तो मेरे लिए यही सही होगा कि तुम्हें हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट के साथ विदा कर दूं। ये कहकर के अपने स्वॉर्ड को एक हाथ से ऊपर उठाता है और देन वैसे ही सिचुआन लीडर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक हाथ से अटैक कर देता है। जो सिचुआन लीडर होता है वो भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इस कोलिजन की वजह से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा ही भयानक थी। लेकिन इस समय अपना विलन बाइक वनू फोर्ट्रेस लीडर के ऊपर भारी पड़ रहा था। इस समय इन दोनों से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और देन आखिरी बार बाइक वनू फोर्ट्रेस लीडर से कहता है, चलो गुड बाय, अलविदा, ये एक शानदार लड़ाई रही। और देन अगले समय हमें फोर्ट्रेस लीडर को दिखाया जाता है जिसके फेस पर एक ब्लू कलर का कट लग चुका होता है। और इस समय जो फोर्ट्रेस लीडर था वो बस चिल्लाए जा रहा था। इस समय फोर्ट्रेस लीडर और फोर्ट्रेस लीडर का शरीर दोनों ही दो हिस्सों में कट चुके थे। देन उनके ऊपर अटैक करते हुए जो बाइक वनू होता है वो उस फोर्ट्रेस के ऊपर भी अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो फोर्ट्रेस भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वाले अटैक से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी जो कि बहुत ऊंचाई से भी दिख रही थी, जो कि बहुत दूर से भी देखी जा सकती थी। चारों तरफ पत्थर गिरने लगे थे, वहाँ पर सब कुछ बस खंडहर में बदल चुका था। वहीं पर ये सब कुछ करने के बाद जो बाइक वनू होता है बस वो एक जगह पर अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए खड़ा होता है। और देन वैसे ही अपने मन में कहता है, हमने आखिरकार मुरीम अलायंस के कोर को अपने कब्जे में कर ही लिया और अब बस एक ही चीज बाकी है, वो हेवनली डीमन कल्ट द्वारा इस पूरे मुरीम पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। देन वैसे हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपने मन में कह रहा होता है, ये गर्म है, मैं अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहती। और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की होती है जो कि
अपने एमसी के साथ में कम्पीट कर रही होती है पिछले रात वाइन पीने के कंपटीशन में। देन दोबारा से अपने मन में कहती है समझ गया, लेकिन प्लीज यह मत भूलना कि हमें कल सुबह 10 बजे निकलना भी है। और देन वैसे ही अपनी आंखों को खोल देती है और अभी भी ये लड़की अपने होश में नहीं आई होती, अभी भी हल्के हल्के नशे में लग रही होती है। वैसे ही एकदम से उठ जाती है। उठते हुए अपने मन में कहती है मुझे उठना होगा, मैं देर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं टाइम से आ जाऊंगी। और देन वैसे उबास लेते हुए अपने मन में कहती है वैसे मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। देन वैसे ही पीछे देखने लगती है। जब वो पीछे देखती है तो वैसे कुछ नोटिस करती है और कहती हूँ ये क्या है, आखिरकार ये है क्या, आखिरकार ये इतना अशुभ क्यों लग रहा है। और देन वैसे ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस समय इसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से इसका पूरा शरीर कांपने लगा था और इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अपने शरीर को ढकते हुए कहती है रेडिकुलस, आखिरकार ये कैसी सिचुएशन है। इस समय जो अपना चियोन था वो भी वहीं पर सो रहा था और उस यानी कि चियोन ने उस लड़की को ने भी देख लिया था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी। इस समय उस लड़की ने एक भी कपड़े भी नहीं पहने थे। देन दोबारा से चियोन को देखते हुए कहती है आखिरकार मैं एक ही बेड पे क्या कर रही हूँ इस तरीके के इंसान के साथ, ये बादशाह जानवर से भी बदतर है। लेकिन इस समय जो अपना चियोन होता है वो तो बस चैन की नींद सो रहा होता है, उसको तो अभी किसी चीज से मतलब ही नहीं होता। देन दोबारा से हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर को देखते हुए कहती है जरा एक मिनट रुको, क्या ये द एक्सपीरियंस के सिम्टम्स हैं जो कि मैंने बुक्स में देखे थे। और देन ये सब कुछ नोटिस करने को बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वैसे ही अपने मन में कहती है लकली कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तब भी मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अगर ये रूमर्स फैल गए कि मैं इसके साथ बेड पर सोई हूँ तो फिर इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकती और इसीलिए कोई अफवाह ना फैले, इसके लिए मुझे इसे यहीं मार देना चाहिए और इस मामले को अच्छी तरह से सुलझाना चाहिए। ये सब कुछ अपने मन में कहने के बाद वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश करने लगती है अपने शरीर से और इसको मारने बस जा ही रही होती है अपने चियोन को। लेकिन अभी भी बिल्कुल भनक नहीं होती है चियोन को, अभी भी चियोन वैसे ही सो रहा होता है। दोबारा से कैप्टन अपने मन में कहती है अटैक को तैयार करते हुए इसके लिए मुझे ब्लेम मत देना। और देन ये कहने के बाद अपने हाथों को आगे बढ़ाती है उसको मारने के लिए। जब उसका हाथ उसके गले के पास पहुंचने वाला था वैसे ही वो रुक जाती है। रुकने के बाद दोबारा से अपने मन में कहती है पिछली रात यही था जो पहले नशे में आया था और बेहोश हो गया था, तो शायद इसका मतलब ये है कि इसे शायद नहीं पता हो कि हम लोग एक ही बेड पे सोए हैं। देन दोबारा से अपने दादों को पीसते हुए अपने मन में कहती है क्या मुझे इस सिचुएशन में इसे मारने का राइट है, मैं नहीं कर सकती। क्या ऐसा राइट रहा है, क्या ऐसा अधिकार रहा है। वैसे इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी बहुत ज्यादा एरोगेंट थी और इसका यूज करना चाहती थी जिससे कि मैं फादर की पहचान में आ सकूं। और इन सब चीजों की वजह से आज मैं इस सिचुएशन पे पहुंच चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस फैक्ट को नहीं भूलूंगी कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया, तो इसीलिए इसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन फिर वैसे ही वो लड़की चियोन का फेस देखती है जो कि इस समय सोते हुए बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा होता है। देन ये देखने के बाद वैसे दोबारा से अपने मन में कहती है क्या मुझे इससे हमारी शराब और इस वीआईपी रूम का सारा खर्चा क्या मुझे इससे ही पे कराना चाहिए। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये शायद अपनी पूरी जिंदगी ही सफर करेगा इतने सारे अमाउंट को पे करने के लिए। इसे किसी को बेवकूफ बनाने के लिए इतनी सजा मिलनी चाहिए, भले ही ये थोड़ा ज्यादा हो। मेरे पास कोई भी और चॉइस नहीं है क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ को हटाना ही स्वाभाविक है। मैंने इसका एक्यूपंक्चर पॉइंट ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब ये 2 घंटे और गहरी नींद में रहेगा। और देन अपने कपड़े पहनने के बाद वैसे ही पीछे देखने लगती है अपने एमसी की तरफ और फिर वैसे पीछे पलटते हुए कहती है चियोन रियोन अब दोबारा इसके बाद कभी मत मिलना। और अपने मन में ये बात कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। इस समय चियोन तो बस वहाँ पर सोता ही रह जाता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक वनहु का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और देन वैसे ही उसके शरीर से एनर्जी निकलते निकलते एक ड्रैगन फॉर्म हो जाता है जो कि इस समय बाइक वनहु के जस्ट पीछे फॉर्म हुआ था। और देन ऐसे ही धीरे धीरे करके वो ड्रैगन अपनी अलग ही एक फॉर्म बनाने लगता है, अपनी पूरी फॉर्म में आने लगता है। और इस समय बाइक वनहु सिर्फ कल्टीवेट कर रहा था और कुछ भी नहीं। और देन वैसा ही अपनी एनर्जी से भरी आंखों को खोलता है। इस समय दोनों की ही आंखें लाल कलर की एनर्जी से जल रही थी, चमक रही थी। और देन वैसे बाइक वनहु अपने उस ड्रैगन को अपने शरीर के अंदर बुलाने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। और देन ऐसे ही एब्जॉर्ब करते करते वो पूरा ड्रैगन दोबारा से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस समय वो ड्रैगन पूरी तरीके से वैनिश हो चुका था। और देन वैसे अपने सबऑर्डिनेट से कहता है तो मुझे अपनी रिपोर्ट दो। सबऑर्डिनेट कहता है आपके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, आपके ऑर्डर्स के हिसाब से काम किया जा रहा है। बाइक वनहु अपने सबऑर्डिनेट से कहता है इस टाइम एक भी सिंगल गलती अलाउ नहीं है और तभी हमारा प्लान बिना किसी सेटबैक के प्रोसीड हो पाएगा। सबऑर्डिनेट कहता है ठीक है कैप्टन, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। अब हम चलते हैं अच्छी शुरुआत के लिए। बाइक वनहु कहता है मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और अब दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। हमें दोबारा से उसे इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी लेटा हुआ था। समय अपना एमसी नींद से उठ चुका था और उबासी ले रहा था। ऐसे उबासी लेने के बाद अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से सोया आज, लेकिन साथ ही ऐसा लगता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं सोया। देन वैसे ही अपनी गर्दन को छूते हुए कहता जरा 1 मिनट रुको, पिछली रात सब कुछ कैसे खत्म हुआ। मेरे सोने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एसओ स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में बात की थी और मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्यों है ना। ऐसा नहीं लगता
था कि मुझे जो याद है इसके आधार पर कोई समस्या होगी, लेकिन अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये फैक्ट कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। फैक्ट ये है कि वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं पैसे नहीं पे किए होंगे उस शराब के लिए और इस रूम के। आदन वैसे ही अपने बेड से उतर जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। चलते हुए दोबारा से अपने मन में कहता है, ड्रिंकिंग पर बेट लगाने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एसओ स्ट्रॉन्ग होल्ड चिप के बारे में उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ज्यादा अच्छी होगी ड्रिंकिंग में। हालांकि मैं बेहोश होने से पहले मैंने उसके लिए कुछ बनाया था, लेकिन वो तभी काम करता जब वो एक बेवकूफ होता और उसे विश्वास नहीं होगा कि एसओ स्ट्रॉन्ग होल्ड सर बनने के लिए ब्रीबरी का यूज करेगा। क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं ये पता भी नहीं कर सकता कल रात क्या हुआ था। क्या होगा अगर उसे एहसास हो जाए कि ने जो कहा है वह झूठ है, इसी वजह से उसने बिल नहीं चुकाया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि इसने जाने से पहले यहाँ का बिल पे किया होगा या नहीं। वैसे भी उसे इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं प्राप्त हुआ है। देन ये सब कुछ कहते कहते अपने जेमो को चेक करने लगता है। देन वैसे ही वो कुछ नोटिस करता है और देन अपने हाथों को देखते हुए कहता है, सिल्वर यंग्स मेरे पास बस इतना ही है। एक यंग ट्रैवल करने के लिए है की वजह से मैं ग्रीन लोटस विलेज जा पाऊँ जहाँ मेरी मदर और सिस्टर रहती है, और जो बचा कुचा हुआ 3 यंग है ये मेरा लिविंग एक्सपेंस है जब तक कि मुझे जॉब ना मिल जाती। ये पैसे बिल्कुल मेरे जिंदगी जैसे हैं। और जब वो ऐसे ही अपने मन में बात कर रहा होता है वैसे ही दरवाजे के बाहर कोई आते हुए कहता है, सर क्या आप अंदर हैं? सर क्या अब जग गए? देन जियोन भी कहता है, प्लीज अंदर आ जाओ। देन वैसे कोई दरवाजे को खोलने लगता है और ये आदमी वही मोटा आदमी होता है जिसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। देन वैसे ही दरवाजे के अंदर आते हुए कहता है, क्या आपने कल रात अच्छे से आराम किया? जियोन भी कहता है, हाँ मैंने अच्छे से किया। मोटा आदमी कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि मैं बिल के बारे में कुछ सेटल करना है। जियोन जब उसकी ये बात सुनता है तो वैसे अपने मन में कहता है, क्या मैंने सही सोचा था? वो उसने क्या कुछ भी पे नहीं किया, वो ऐसे ही भाग गई। मोटा आदमी कहता है, ये काफी ज्यादा अमाउंट है। ये सुनकर तो जियोन की हवाई टाइट हो जाती है। और देन वैसे ही कहता है, क्या जो पर्सन मेरे साथ में था क्या उसने जाने से पहले अमाउंट को पे नहीं किया था? मोटा आदमी कहता है, उसने पे नहीं किया। जियोन चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीना। और जब जियोन ऐसे गुस्सा हो रहा था वैसे दोबारा से मोटा आदमी कहता है, उसने गोल्ड येन को छोड़ा है यहाँ पर बिना बिल का वेट किए। और जब जियोन ये सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या एक गोल्ड येन? दोबारा से मोटा आदमी कहता है, और उसने ऑर्डर दिया था हमें कि जितना भी इसमें बचा हुआ अमाउंट होगा हम आपको दे दें। सुनने के बाद जियोन अपने मन में कहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? ये तो पूरा एक्सपेक्टेशंस के बाहर चला गया। मैंने तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। दिस इज आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। मोटा आदमी अपने स्लीव से कुछ निकालते हुए कहता है, से सब कुछ मैनेज करने के बाद डिडक्ट करने के बाद 98 सिल्वर यंग बचे हैं और थैंक यू फुल मून पवेलियन आने के लिए। और हमने इसमें 2 और यंग्स को ऐड कर दिया जिससे कि ये 100 सिल्वर यंग हो गए हैं आपके लिए। और क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट था इसलिए हमने आपके लिए एक मनी चीट को तैयार किया है जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। और यहाँ पर अभी जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ सुनने के बाद देखने के बाद जियोन तो सदमे में जा चुका था और देन ये सब कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? मनी चिट जो कि 100 सिल्वर यंग के बराबर है, क्या ये सब कुछ असलियत में हो रहा है? और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें इनके बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस समय अपना एमसी उस नोट को देखते हुए अपने मन में कहता है, उसने ऐसा क्यों किया? उसने मेरे लिए इतना बड़ा लार्ज अमाउंट क्यों छोड़ा? क्या मैंने अनजाने में उसे एसओ स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में सब कुछ बता दिया? इस समय जियोन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और बस वो उसी नोट को ही देखे जा रहा होता है। देन वहाँ पर एक लेडी उन नूडल्स को सर्व करते हुए कहती है, इस मनी चिट के साथ क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इस समय जो जियोन होता है वो इस समय अपने विचारों में ही खोया होता है। देन अपने मन में कहता है, शायद मैंने उसे सब कुछ बता दिया। देन ये सब कुछ सोचने के बाद उस लेडी से कहता है उस नोट को देखते हुए, ये मनी है जिसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ। देन दोबारा से अपने मन में कहता है, शायद मैं बहुत ज्यादा ही नशे में था, शायद मैंने उसे सब कुछ बता दिया लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। देन ये सोचने के बाद दोबारा से उस लेडी से कहता है, क्या ये पैसा मेरी जिंदगी के लिए है या उसके अहंकार को ठेस पहुँचाने के लिए? मैं अभी भी तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन सा है। वो लेडी कहती, आखिरकार ये किस प्रकार का पैसा है? खैर मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई पैसा नहीं है जिसका कोई मतलब ना हो। ऐसा बहुत हो या बहुत कम, आसानी से मिलने वाले पैसे की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि पैसा उतना डरावना नहीं है, फिर भी आपको मुफ्त पैसे से सावधान रहना चाहिए क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही लेंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। और जब जियोन इस लेडी की बात सुनता है हल्का सा घबराते हुए अपने मन में कहता है, मैं श्योर हूँ कि मैंने कुछ तो उसे बताया है, ये पैसा सिर्फ उसके लिए है जो मैंने उसे बताया है। लेडी दोबारा से कहती है, उस पैसे को जल्दी से रख लो, बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे पैसे वाले लोगों पर नजर रखते हैं। जियोन
कहता है हालांकि यहाँ और कोई नहीं है। वो लेडी कहती है क्या मैं भी यहाँ नहीं हूँ, क्यों है ना, मैं वास्तव में इसे लेने के लिए ललचा रही हूँ, लेकिन मैं इसके लिए अपनी इच्छा को दबाने की बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रही हूँ। क्यों उस पैसे को अपने जेब में रखते हुए उस औरत से हंसते हुए कहता है ठीक है मैंने तुम्हें सुन लिया, अब से मैं केयरफुल रहूंगा। लेडी वहाँ से जाते हुए कहती है जल्दी से अपना खाना खाओ, जब सूप ठंडा हो जाता है तब उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। देन वैसे ही वो लेडी कुछ नोटिस करती है और एक तरफ ध्यान से देखने लगती है और उसी तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार ये लोग दोबारा से यहाँ से क्यों पास हो रहे हैं। और अब हमें वैसे ही दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है, इसमें कि वो लड़की भी होती है जो कि चियोन के साथ सो चुकी है और उन सभी लोगों के पीछे बहुत सारी सेना चल रही होती है। वैसे ही अपना चियोन भी उनकी तरफ देखते हुए कहता है ये लोग मुरीम अलायंस के मार्शल आर्टिस्ट हैं, ये लोग सुबह से सिटी में इंटर कर रहे थे, ऐसा लगता है कि एक साथ इकट्ठा हुए हैं और अब शहर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिटी इनका असेंबली पॉइंट हो, एक बातचीत करने की जगह हो। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अगर आप इन्हें अभी देखें तो ये वाकई प्रभावशाली लगते हैं, सही में बहुत ज्यादा ही इम्प्रेसिव लगते हैं। 300 मार्शल आर्टिस्ट डॉकगू क्लैन से, 400 मार्शल आर्टिस्ट कुनलुन सेक्ट से और 150 वॉरियर्स डिस्ट्रिक्ट मार्शल स्क्वाड से, पूरे मिलाकर 850 हैं। चियोन उस लेडी से कहता है लेकिन आपको ये सब कुछ कैसे पता? वो लेडी कहती है मैंने बस सुना था, कुछ मार्शल आर्टिस्ट थे जो कि यहाँ पर खाना खा रहे थे, जब वो लोग आपस में बात कर रहे तभी मैंने सुना था मॉर्निंग में। देन अपना चियोन भी उनको देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये सिचुआन ब्रांच में मौजूद डिमोनिक कल्ट से निपटने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ने जरूर ही मिस्टिकल मार्शल स्क्वाड का हिस्सा होने के बारे में कुछ कहा था, जिसे कि मुरीम अलायंस ने भेजा था। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर वो लड़का भी इनके अंदर ही कहीं होगा, इनमें ही मिला जुला होगा, मतलब इनके साथ ही होगा। जब अपना एमसी खाते खाते उनको देखते देखते ये सब कुछ सोच रहा था अपने मन में, वैसे ही वो लेडी एक तरफ इशारा करते हुए कहती है ओह देखो जरा वो क्या है, आखिरकार उस नन को क्या हुआ, उस नन के साथ क्या ही प्रॉब्लम है। जब अपना एमसी ये बात सुनता है तो वो भी उसी साइड देखने लगता है। जब अपना चियोन उस साइड देखता है तो पाता है कि कोई इंसान एक झंडे को लिए हुए वहां से भाग रहा होता है, फिर आ रहा होता है। देन वैसे हमें उस लेडी की शक्ल को दिखाया जाता है जो कि फ्लैग को लिए हुए भाग कर आ रही होती है और इस समय वो बहुत ज्यादा ही थकी हुई लग रही होती है। और देन वैसे एक तरफ देखते हुए कहती है फाइनली, इस समय वो मुरीम अलायंस के लोगों को देखते हुए सब कुछ कह रही होती है अपने मन में। दोबारा से वही नन मुरीम अलायंस के लोगों को देखते हुए कहती है अपने मन में फाइनली मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया, मुझे इन्हें जल्द से जल्द बताना होगा। और ये कहकर के मुरीम अलायंस के लोगों की तरफ भागने लगती है। और इस समय अपना चियोन भी खाना खाते हुए उसको ध्यान से देख रहा था। देन उसको देखते हुए अपने मन में कहता है ये कुछ तो स्ट्रेंज लग रही है, अगर मैं सही हूँ तो फिर आज कुछ बड़ा होने वाला है, आज कुछ तो बड़ा होने वाला है। देन ये अपने मन में कह करके वैसे ही खड़ा हो जाता है और देन वहां से जाने लगता है। देन वो लेडी जब उसको जाता हुआ देखती है तो वैसे ही चियोन से कहती है क्या तुम अब और नहीं खाने वाले? चियोन कहता है हाँ मैं अब नहीं खाने वाला, मैं इतना भी भूखा नहीं था। दोबारा से वो लेडी कहती है आपको थोड़ा खाना चाहिए, भले ही आपका मन ना हो, उस उम्र में है जहाँ आपको बहुत ताकत की जरूरत होती है, आप इतना कम कैसे ही खा सकते हैं? चियोन उस लेडी से कहता है अभी मुझे खाने से भी कई गुना ज्यादा जरूरी काम है। देन दोबारा से अपने मन में कहता है हो सकता है मुझे इसके लिए आज अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ सकती है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। इस समय जो वो नन होती है वो उन मुरीम अलायंस के लोगों के सामने आ चुकी होती है। इस समय जो मुरीम अलायंस के लोग थे वो बस आगे ही बढ़े जा रहे थे। वैसे में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि डॉकगू क्लैन का करंट क्लैन हेड होता है, जिसका नाम डॉकगू मुयोंग होता है। और इनके साथ में कुनलन सेक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर द इनविंसिबल स्वॉर्ड भी होता है, जिसका नाम चंग वैंग होता है। और जो आदमी राइट साइड व्हाइट कपड़ों में होता है वो मुरीम अलायंस का मिस्टिकल मार्शल स्क्वाड कैप्टन योंग वुन भी होता है। और इन सब के पीछे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चल रहे होते हैं। देन वैसे ही जो कैप्टन होती है वो एक साइड देखने लगती है, जहाँ से नन आ रही होती है उसी साइड देखने लगती है। वैसे ही मियोंग जो कि क्लैन हेड होता है डुक्कू क्लैन का, वो भी सामने की तरफ उस नन को देख लेता है। इस समय जो वो नन होती है बस उनकी तरफ भागते हुए आ रही होती है। देन वैसे ही व्हाइट कपड़ों वाला आदमी कहता है अपीयरेंस को देखते हुए ये जरूर ही एमी सेक्ट की नन होगी, एमी सेक्ट की नन्स में से एक होगी। लेकिन जो ये फ्लैग है, देन वैसे हमें फ्लैग को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है मुरीम अलायंस सिचुआन। देन वैसे ही वो नन उस फ्लैग को जमीन पे गाड़ देती है। इस समय जो उनका लीडर था वो बस ध्यान से सामने की तरफ देख रहा था। देन वैसे चिल्लाते हुए कहती है क्या यहाँ पर इनविंसिबल स्वॉर्ड है कुनलुन सेक्ट से? इस समय जो योंग होता है वो पीछे वाले आदमी से चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से इसे पानी दो। देन पीछे वाला आदमी भी कहता है यस सर। वैसे ही वो जो नन होती है एक आदमी से पानी ले लेती है और देन जल्दी जल्दी पीने लगती है, जिसे कि मिस्टिकल स्क्वाड कैप्टन बहुत ध्यान से देख रहा होता है। इस समय जो वो नन थी वो लगातार बस पानी को ही पिए जा रही थी। इस समय बस सभी लोग ध्यान से उसे ही देख रहे थे। इस समय जो हेड योंग होता है वो अपने मन में इसको देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुका है, बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है। जब वो लेडी पानी पी चुकी होती है वैसे ही उन सबसे चिल्लाते हुए कहती है हमारी मदद कीजिए, डिमोनिक कल्ट ने हमारी फोर्स को सराउंड कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। जब हम लोग सिचुआन ब्रांच के रास्ते पर तब डिमोनिक कल्ट के लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ से
साउथ की और लगभग 100 किलोमीटर दूर। प्लीज जल्दी से वहाँ पर रीइंफोर्समेंट को भेजिए। हेड मियोंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रही हो कि द एमी सेक्ट है वो उसके ऊपर डिमोनिक कल्ट ने अटैक कर दिया है? दोबारा से वो लड़की कहती, हम वहाँ जाने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन वे सिचुआन ब्रांच की ओर जाने वाले रास्ते पर घात लगाए बैठे थे। वे सभी मार्शल मास्टर थे जो चुपके से वार करने में इतने स्किल्डफुल थे कि हम उनकी प्रेजेंस को सेंस भी नहीं कर पाए जरा भी। उनकी घात लगाने वाली सेना हमारे समूह के आकार से 2 गुनी थी। वो लोग लगभग 600 थे। बेहतर संख्या के अलावा वे सभी मार्शल मास्टर भी थे, इसलिए हम उनके खिलाफ लड़ाई भी नहीं कर सकते। मुझे मेरे सेक्ट लीडर ने आदेश दिया था कि कभी करना पड़े चाहे जैसे भी यहाँ से बचकर निकल जाओ और हेल्प के लिए अनुरोध करो जाके। इसीलिए मैं यहाँ पर अकेले ही भागी हुई आई हूँ। सबसे आगे वाला रेड कपड़ों वाला मियोंग कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता डिमोनिक कल्ट कितना भी तेज क्यों ना हो, लगभग उनको यहाँ पहुँचते 2 दिन तो लग ही जाने चाहिए। दूसरा दाढ़ी वाला आदमी भी चिल्लाते हुए कहता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वे हमारे सूचना नेटवर्क से बचते हुए पहले ही सिचुआन ब्रांच में घुसपैठ कर चुके हैं? हाँ, यही सही है। हेवनली डीमन सेबर बाइक बनहो वही था जो उन डिमोनिक कल्ट के बदमाशों को लीड कर रहा था। उनके घेरे से बचकर मैं सबसे पहले सिचुआन ब्रांच की ओर भागी, लेकिन वो जगह पहले से ही डिमोनिक कल्ट के कमीनों के हमलों में थी। डिमोनिक कल्ट वाले लोगों ने वहाँ पर भी हमला कर दिया था। मैं स्टील ब्लड ब्रांच के नेता से मिला था और मैंने उन्हें अपने सेक्ट की सिचुएशन के बारे में भी बताया था। ब्रांच लीडर अब डिमोनिक कल्ट से लड़ रहा है, जिसको लीड कर रहा है बाइक बनहो, और उन्होंने कहा है कि वो कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते। इसीलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे आप लोगों को ढूंढने के लिए कहा है जो मदद के लिए सिचुआन शाखा जा रहे हैं। जब मियोंग इस नन की बात सुनता तो वैसे अपने दांतों को पीसते हुए वैसे ही अपने मन में कहता है, द अनडिफीटेबल कमांडर, द हेवनली डीमन सेवर बाइक बनहो, जिस पर डिमोनिक कल्ट बहुत ज्यादा ही प्राउड करती है, ये वो व्यक्ति है। पर क्या उसने बाहरी मुरिम को पार करने के बाद सेंट्रल प्लेन मुरिम पर अपना हमला शुरू कर दिया? उसने कुछ साल पहले हमें बहुत ज्यादा ही गंदे तरीके से हराया था और उसने हमारे सेक्टरों पर ना मिटने वाला एक दाग छोड़ दिया। क्या ये कमीना वही है, हेवनली डीमन सेबर बाइक बनहो? अब टाइम आ चुका है उसने जो कुछ भी कुनलुन सेक्ट के साथ किया है उसका बदला लेने का। देन वैसे ही लीडर से कहता है, क्लैन हेड, मैं कुनलुन सेक्ट को सिचुआन ब्रांच तक ले जाऊंगा। आप मिस्टिकल मार्शल स्क्वाड के साथ एमए सेक्ट को बचाने के लिए आगे बढ़े। देन वैसे ही क्लैन हेड भी कहता है, हाँ यही सही होगा, और क्योंकि दोनों प्लेसेस पर अर्जेंट सिचुएशन है तो जल्दी करो। जब ये दोनों लोग ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, ये करने से पहले मिस्टिकल मार्शल स्क्वाड कैप्टन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और ये किसी और ने नहीं बल्कि अपने जियोन ने कहा होता है। इस समय अपना जियोन भी वहाँ पर आ चुका होता है। जब वो लड़की कैप्टन तो अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहती है, आखिरकार ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन इस समय जो अपना एमसी होता है वो उनके पास जाता ही जा रहा होता है बिना किसी डर के। इस समय उस लड़की के बगल में जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं, आखिरकार ये मैटर क्या है? उसने कहा उसके पास एक सवाल है स्क्वाड 5 कैप्टन के लिए, कि मैंने सही कहा ना? इस समय कैप्टन भी कहती है अपने मन में, आखिरकार अब ये कौन सी चाल चल रहा है? देन जो वाइस कैप्टन होता है वो भी अपने मन में हाथों को पीसते हुए कहता है, अगर उसने इस समय कुछ भी बुलशिट कहने की हिम्मत की तो मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इस समय जो अपना जियोन था वो उन सबके सामने आ चुका होता है। इस समय जो नन होती है वो अपने एमसी को देखते हुए अपने मन में कहती है, जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ही अर्जेंट है इस समय, आखिरकार ये आदमी कहाँ से आया है? और जब क्लैन हेड जियोन को ये सब कुछ करता हुआ देखता तो वैसे जियोन से कहता है, तुम्हें क्या कहना है? मुझे स्क्वाड 5 कैप्टन से एक गुडविल गेस्चर मिला है, इसीलिए मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्लैन हेड कहता है, क्या एक गुडविल गेस्चर? वो क्या है? इसमें वॉइस कैप्टन चिल्लाते हुए कह रहा होता है एमसी से, तुम क्या सोचते हो कि आखिरकार तुम हो कौन? इस समय तुम कहाँ हो? क्या तुम जरा सा भी सोच रहे हो? आखिरकार यहाँ बकवास बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्लैन हेड स्क्वाड 5 कैप्टन से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? देन कैप्टन भी कहती है शर्माते हुए, हाँ मैं इससे परसों मिला था, सॉरी मैं इससे कल ही मिला था। लेकिन वैसे ही जो जियोन होता है उससे कहता है, आखिरकार तुमने मुझे 100 सिल्वर यंग्स क्यों दिए?